अब हम लोग लाइव हो गए हैं। नमस्कार, मैं महावीर सिंह रावत डिजिटल सारथी से। आज का जो कार्यक्रम हमारा वो है जौनसार बावर, आत्मनिर्भर जौनसार बावर संवाद। और हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हैं वो है प्रेमचंद शर्मा जी, ग्राम अटाल से। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कृषि सलाहकार हैं नाबार्ड नाबार्ड के, और वर्तमान में सदस्य प्रबंधक परिषद उत्तराखंड औद्योगिक एक वानिकी विश्वविद्यालय पौड़ी उत्तराखंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अगले पैनलिस्ट है देवानंद शर्मा जी, जो अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ तकनीकी खराबी चल रही है उनको उसमें। हमारे तीसरे पैनलिस्ट है अमर सिंह चौहान जी, ग्राम बोहरी से। आप बीजेपी में सैया मंडल के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर सिंह जी। चौथे पैनलिस्ट हमारे नरेंद्र सिंह रावत जी, ग्राम बुरासवा से। आप अध्यक्ष हैं कोर कमेटी उत्तराखंड कोचिंग एवं पुस्तकालय स्वरोजगार संगठन के। बहुत बहुत स्वागत है रावत जी आपका। और पांचवें पैनलिस्ट हमारे बॉबी पंवार जी, ग्राम दोतरोटा से। आप उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। स्वागत है पंवार जी आपका। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो कार्यक्रम है ये बेरोजगारी के ऊपर है, और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा विषय है जो अभी चल रहा है समूचे देश में। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो आज का जो विषय है वो बेरोजगारी की वास्तविकता में आत्मनिर्भरता के अवसर की, मतलब आत्मनिर्भरता एक जो बहुत बड़ा बेरोजगारी एक विषय है, उसमें हम आत्मनिर्भर किस तरीके से हो सकते हैं। तो मेरे कुछ चंद सवालात हैं आप लोगों से। शायद देवानंद शर्मा जी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं जुड़ पा रहे हैं। सभी अपना माइक म्यूट कर दें। नरेंद्र रावत जी ने भी कर रखा है सभी ने, क्योंकि वॉइस का थोड़ा इशू रहता है। मेरा सबसे पहला प्रश्न नरेंद्र रावत जी से है। रावत जी, अगर हम जौनसार बावर की बात करें, जौनसार बावर के मूल निवासी हैं आप, और बेरोजगार संघ के आपने अभी बताया कि कोर कमेटी, मैंने बताया था अभी कि वो हैं कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो आप जो हैं जौनसार बावर की अगर हम बात करते हैं, तो क्या आप रोजगार को कैसे परिभाषित करते हैं? अगर मतलब पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र की हम बात करें, जौनसार की अगर हम बात करें, किस तरीके से? सबसे पहले तो मैं आप सभी जो भी पैनल में लोग हैं सभी का मैं नमस्कार, मेरा प्रणाम और डिजिटल सारथी को साधुवाद। पहले भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ अपने विचार साझा कर चुका हूं और दोबारा ये मौका मिल रहा है, ये बड़े हर्ष की बात है। देखिए महावीर जी, जो प्रश्न आपने उठाया है, देखिए मैं कई बार कहता हूं कि विकास की जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग आयामों में अलग अलग तरीके से परिभाषित की जा सकती है। आर्थिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। अब अगर हम जौनसार बावर के परिदृश्य में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अभी तक का जो युवा है उसको उसका अर्थ जो विकास का जो परिभाषा है वो नौकरी से है। सरकारी नौकरी हो और क्या बोलते हैं बढ़िया सी क्या बोलते हैं मकान हो, एक अपना एक गाड़ी हो, मतलब यहाँ तक ही सीमित अमूमन रहते हैं हमारे क्षेत्र के लोग। और सरकारी नौकरी पे ज्यादा जोर रहता है। एक लंबे अवधि में अगर आप देखें, जब से उत्तराखंड बना है मैं इन 20 सालों की बात कर रहा हूँ, जी तो कहीं ना कहीं पे देखिए हमें ये जरूर सोचना है कि ये निश्चित रूप से एक तयशुदा बात है कि भाई जो सरकार है वो सभी को सरकारी नौकरियां उपलब्ध नहीं करा सकती है। जी जी। लेकिन रोजगार के अन्य अवसरों की परिभाषाएं या उसकी जो नीतियां हैं वो किस प्रकार से निर्धारित होती हैं, ये बहुत जी महत्वपूर्ण है। और खास तौर पे क्योंकि हमारा जनजातीय क्षेत्र है, हमारी अपनी एक अलग पहचान है, और यहाँ की भौगोलिक परिदृश्य के अनुसार हमें क्या क्या अवसर ऐसे उपलब्ध हो पा रहे हैं, इस बात के ऊपर जो है जरूर मंथन होना चाहिए। और मेरे को लगता है कि अभी तक भी कोई ऐसी सरकार इन 20 वर्षों में, तो मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, मैं टॉप ये सारी चीजें अभी तक, तो मुझे ऐसी कोई सरकार दिख नहीं रही है जो कि इन 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 विषयों पे बहुत गंभीरता से सोच रही हो। वैसे तो आप देखिए हम रोज ही देख रहे हैं, पिछले 20 वर्ष में मुझे ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज दिखाई नहीं दे रही है कि उत्तराखंड में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, उन्होंने कभी भी युवाओं को लेकर कोई कोई नीति निर्माण की बात की हो। देखिए अलग अलग
योजनाएं आई हैं, लेकिन वो एक एक सीमाओं तक, एक सीमित दायरे में ही बनी है। युवाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कार्य अभी तक इन्होंने किसी भी सरकार ने किया नहीं है, ये सोचने की आवश्यकता है। और हमारा क्षेत्र देखिए गढ़वाल और कुमाऊँ से थोड़ा भिन्न है। हमारे यहाँ पे कृषि भी बहुत अच्छे स्तर पे संभव है, क्योंकि हमारे यहाँ उपजाऊ भूमि है। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, आपका ये गढ़वाल का जो है अपर हिमालयन एरिया वाला चमोली हो गया, आपका ये सब चीजें इधर-उधर पे वगैरह है। तो ये हमें देखना होगा कि वर्तमान में देखिए कोविड-19 जब से ये महामारी फैली है, इसने सारी की सारी जो क्या बोलते हैं अवधारणाएं हैं बदल के रख दी। जो कभी भी जिसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि शायद कभी मैं दोबारा गांव जाऊंगा और मैं जो हूँ अपने क्या बोलते हैं, कभी मुझे ऐसा भी होगा कि मुझे खेतों में काम करना पड़ेगा। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूँ। शायद मैंने भी नहीं सोचा था कि कभी मैं इतनी लंबी अवधि के लिए मुझे गाँव जाने का मौका मिलेगा। और इन 3-4 महीने में वो खेत जो कई सालों से बंजर पड़े हुए थे, हमने उनको भी तैयार किया, उनमें भी फसल लगाई। तो एक हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस परिवेश से आते हैं उसका मूल कृषि है। आप देखिए, अगर हम अपने मूल को छोड़ देंगे तो हम ये समझ लीजिए कि हम भटक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें जो है इस चीज को ध्यान में रखना है कि रोजगार की जब हम बात करेंगे तो कृषि एक शुरू से ही रोजगार रहा है। मानव ने जब पहली बार जब खेती बाड़ी करना सीखा होगा तो वो पहला रोजगार उसका वहीं से शुरू हुआ होगा। तो ये मेरा बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये आपने बताया कि मूल जो है कृषि है। मैं बॉबी पंवार जी के पास आऊंगा। पंवार जी, जैसे बताया कि सरकारी नौकरी पर जोर नरेंद्र रावत जी ने बताया। क्या सरकारी और प्राइवेट नौकरियां ना मिलने पर जो है, जो मतलब अगर नहीं मिलेगी तो मतलब बेरोजगारी का मतलब किस तरीके से आप बताएंगे कि मतलब किस तरीके से बेरोजगारी रहेगी? मतलब देखो, सबसे पहले तो जो हमारे साथ जुड़ी है लातियों को मेरा नमस्कार और डिजिटल साथी और मेरा धन्यवाद कि ऐसा बहुत अहम मुद्दा जो हमारे एथु सभी जनतार बावर की जनता के संज्ञान में लिया कि कसो पड़ो करनी। तो मैं सबसे पहले बोली दो कि राव जी, आप बोल रहे हैं कि जो सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरियां हैं इसके अतिरिक्त का ऐसे पैसों का जो मतलब रोजगार का यूँ है कि हमें ठीक मानो कि रोजगार प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी करना। और जो भी बोली तो कि ये कैसी मानसिकता हमारे लोग मुझ भाजी की नौकरी चाहिए 100 गाँव की चौपरासी की नौकरी हो या 8-10 हजार की नौकरी हो या तो से नौकरी पर जाए तो जाएगी हम ये रोजगार के दूध मुझे आंदे श्रेणी मुझे आंदे हम को दिए जो सोचो ही ना कि हमारा जनतार पावर है भी ये जो मतलब धनी है तू मामले में कि जो कृषि सूचो कोई करनी, बागवानी सूचो कोई करनी या कोई का दूजा अपना काम सूचो करनी, तो इच्छा धनी हमारा जनतार पावर भी जो हम बोलनी सूचो। एक तो हमारे कारण है कि हम एक हिमाचल से जुड़ी और तो हमारा पलायन भी इच्छा रहा नहीं जो इच्छा उत्तराखंड के और क्षेत्र में देखो, गढ़वाल देखो, कुमाऊं देखो, सारा पलायन इच्छा बहुत ज्यादा हुई। और जो हमारा जनतार पावर कहीं ना कहीं पलायन भी रुकी है, तो इच्छा पलायन रहा वजह से कि हमारे लोगों ने जो बागवानी अलग सरकार लगी बोलती कि बागवानी करो, पशुपालन करो, भेड़ पालन करो, तो सब कहीं ना कहीं हमारे लोग जो सोचते आगे उनको स्टार्ट रखो करे ना। तो जब ये लागे बोलते कि आपको लगे हम भी बोलते कि भाई हिमाचल से हम लागे अंदर है और वो की भी जो है मतलब कि बकरी पालन कर लो या और कर लो। तो मतलब जो बेरोजगारी है से कोशी मतलब जहाँ में बोला नौकरियां ना लगा तो वह बेरोजगार आदमी है। मतलब उसमें मानसिकता पड़ती बदलनी जो हमारे पास बैठे है या जो जेनी तू पैसे कमाए रखे जो आपको किनी कैसे समझो कि आवते सब कुछ है सेजे लोग करो टोचर हमारे जनतार पावर के छुराओ कि यार यो किसी ना सब करी यो बेरोजगार ऐसा तो इसके बस को किसी ना थी यो बड़ी डिग्री करी और एक लगाए जाओ लोग जे टोचर यो न बन जाओ लोग ये आलोचना न लिबन जाओ लोग जनतार पावर के युवा की मानसिकता शो की ना बदली कि ये जो देखो लो कि जय अला हमें भेड़ पालन की बात भी करो या बकरी पालन की बात करो या बागवानी की बात करो, जो तो हमारे लोग आगे करो थे सो एक अलग तरीके से था कि एक
का बोलना बहुत जोर जैसे काम बोल दे कि बस लगे लागी एक बिना हो या पाओ ना हो या एलाका युवा जैसो 80 डिग्री परिचय लगी आउंदा और घरे काम करने लगी आउंदा एक तो सबसे ज्यादा आलोचना तो करी तेसिक भितर बिना बिल्कुल ही तोड़ी हमारे एज जो बड़े बुजुर्ग साथी है बोलो कि ऐसी महंगी डिग्री है कि कोरिया घरे लगाई बिल्कुल आऊंगा पुहाड़ जी ताउंडा आऊंगा फिर आऊंगा हूं मैं अमर सिंह चौहान जी के पास आऊंगा। चौहान जी आपका म्यूट हो रखा है थोड़ा बिल्कुल। चौहान जी मैं आपके पास आऊंगा कि क्षेत्र में रोजगार के क्या विकल्प हो सकते हैं। आप तो स्थानीय मतलब लोकल लोग हैं, स्थानीय है वहाँ पे, वहाँ के गांव भी जाते रहते हैं। मैं अधिकतर आपको देखता हूँ क्षेत्र में काफी भ्रमण करते हैं और भाजपा युवा मंडल के अध्यक्ष हैं, तो आप जो है जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। तो इसमें अगर जो है रोजगार के क्या अवसर हो सकते हैं आप बताइए जरा, अगर नौकरी नहीं मिलती है तो। सर मैं सभी इस डिबेट में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और मेरा सभी को नमस्कार। मेरा तो यही मानना है राव जी कि हम सबको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर के ऊपर हमें फोकस डाला है, आत्मनिर्भर से हमें बहुत सारे रोजगार मिलेंगे। आपका कृषि से लगे हुए लोग हैं 70% लोग हम कृषि पर निर्भर है, लेकिन 30% लोग चाहते हैं कि हमको नौकरी मिले, रोजगार मिले। लेकिन रोजगार के साथ साथ सभी को नहीं मिल सकता है कि हम लोग 70% उसमें रोजगार से जुड़े। लेकिन जो हमारा घर का किसान का जो खेती बाड़ी का जो काम है, बगीचों का जो काम है, जिस तरीके अभी हमारे प्रेमचंद शर्मा जी हैं, हम देख रहे हैं कि इनका बहुत अच्छा रोजगार है, अपना बगीचे का बहुत अच्छा कारोबार है। कृषि मंत्रालय से हमारे उत्तराखंड सरकार से इनको पुरस्कृत किया गया है। मैं शर्मा जी का आभार धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी तरीके से अगर हर व्यक्ति अपने खेती बाड़ी में और अपने कृषि का जो कार्य है उसमें हम लोग अगर अच्छा काम करना चाहे वो पढ़ा लिखा कितने MA BS हो, MA करा हो या ना अनपढ़ हो, इसमें हम लोग खेती का काम हर व्यक्ति कर सकता है, अधिक पढ़ा हुआ भी और अनपढ़ लोग भी। लेकिन हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जिस तरीके से बेरोजगारी हो रही है, ये बेरोजगारी कोई अभी नहीं है कि हम अभी मोदी सरकार है या बीजेपी सरकार है, हम किसी सरकार के विषय को नहीं आगे लाना चाहता है। लेकिन ये जरूर है कि बेरोजगारी पहले भी थी और अब भी है। और जिस तरीके से हम किसान भाई सभी लोग किसान के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर हम लोग अधिक फोकस डालेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो अधिक हम आत्मनिर्भर बनकर हमें अधिक लाभ मिलेगा। सरकार भी बहुत कुछ कार्य कर रही है, बेरोजगारी के लिए बहुत सारी सरकार की योजना है, हमको उस योजना में भी जुड़ना चाहिए। आप होम स्टे की योजना है। चौहान जी मैं अभी चौहान जी मैं आपको रोकूंगा जरा, अभी मैं शर्मा जी के पास आना चाहूंगा क्योंकि निचोड़ इसका कहीं ना कहीं कृषि आ रहा है और कृषि पे ही बात हो रही है। शर्मा जी, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए क्या खेती को ही रोजगार का विकल्प है या कुछ और भी हो सकते हैं? आप तो मतलब अनुभवी आदमी हैं। जी शर्मा जी। राउत जी ऐसा है जी कि हमें तो अपने जौनसार बावर के पूरे प्रदेश के सभी पढ़े लिखे युवाओं से ये निवेदन करता हूँ जी कि आवाज आ रही है मेरी? आप बिल्कुल आ रही, आवाज आ रही है आप बिल्कुल साफ। कि जो व्यक्ति कनेक्शन कट गया है शर्मा जी का। मैं नरेंद्र रावत जी के पास आऊंगा इसी प्रश्न को लेके। क्या जो मतलब वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कृषि ही विकल्प है सर या कुछ और भी है? आपका म्यूट हो रखा है रावत जी, म्यूट है। हाँ माफी चाहता हूँ। देखिए महावीर जी, मैं सबसे पहले तो बताऊं कि ऐसा नहीं है कि कृषि एकमात्र हमारे पास जरिया है, और भी बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिनकी ओर हमें देखना होगा। मैंने आपसे एक चीज अभी थोड़ी देर पहले भी कही थी कि देखिए कुछ भी प्रक्रिया है, क्योंकि हम एक तंत्र का हिस्सा है। यहाँ पे मैं तंत्र की बात जब कर रहा हूँ तो मैं तंत्र की बात, शासन की बात, तंत्र का अभिप्राय शासन से है, सरकार से है, क्योंकि
ये एक ऐसी चीज है जो कि जितने भी क्या बोलते हैं आपके जनता है उनको ये एक गवर्न करती है एक प्रक्रिया के तहत, जो जिसे हम संविधान बोलते हैं। हम अपनी मर्जी से देखिए कुछ चीजें जिसमें स्वायत्ता है वो काम हम कर सकते हैं, लेकिन हर काम कहीं ना कहीं जो है ऐसे ही कहीं ना कहीं किसी न किसी शासनिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। अमूमन जैसे कि आप कृषि कर रहे हैं तो आप कृषि में जो भी आपकी उपज होती है आप उसके बदले जो है चुंगी आप अदा करते हैं, बाकी चीजें और हैं। आपका जो लैंड है उसका भी आप कुछ रेवेन्यू आप जो है डिपॉजिट करते हैं सरकारी, चाहे वो तहसील हो या कुछ और हो। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस जो भी नए आयाम हैं उसके लिए नीतियां क्या है हमारे पास। जब तक नीतियां सही तरीके से नहीं बनेंगी, लोगों को उसकी जानकारी नहीं दी जाएगी, उसका क्या बोलते हैं क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होगा, कभी भी हम कोई नया काम नहीं कर पाएंगे। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है, मान लीजिए मेरे मन में ये आता है कि चलिए मैं अपने यहाँ पे जो है कोई नए क्या बोलते हैं मैं कोई बागवानी का काम करूँ, मैं कोई सेब का बगीचा अगर मुझे लगाना है, तो क्या मुझे उसके बारे में जो आपका उद्यान विभाग है वो सही तरीके से मुझे गाइड कर पाएगा? उसके उपकरण सही मायने में मुझे मिल पाएंगे? और क्या ये भी देखना है कि क्या उस मिट्टी में सेब हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, और क्या क्या बीमारियां उसमें होती हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं ये कागजों में तो हो रही हैं। देखिए उद्यान विभाग जो है वो हमारे पास सब जगह है, लेकिन उसकी कार्य प्रणाली इतनी शिथिल है कि मैं आपको क्या बताऊं कि अभी मैंने तो ये सुना है कि उधर त्यूनी की तरफ का कोई ये उद्यान विभाग है, उन्होंने जो 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 टूल्स आए हैं उसके क्या बोलते हैं बागवानी के, वो टूल्स उन्होंने किसी और को भेज दिए, किसी लोकल आदमी की आईडी के साथ। मैं ये रोज पढ़ता रहता हूँ क्योंकि अब पिछले लॉकडाउन, जब से लॉकडाउन लगा है ये चीजों पे ध्यान ज्यादा जाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ, पॉलिसी फॉर्मेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ये बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी हो। ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में हल्के उद्योग हम लगा सकते हैं, कुटीर उद्योग हम लगा सकते हैं, चाहे हम अचार ही, हमारे यहाँ गुड़ियाल होती है उसका ही अचार बना के, क्योंकि कोई जानता नहीं है, उसका अचार बनाने की भी छोटा कारखाना लगा सकते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। मैं ये सब करूं तो सही, लेकिन मेरे पास बाजार कहाँ पे उपलब्ध है, मैं कहाँ ले जाऊं, कौन खरीदेगा, मेरे पास कच्चा माल कहाँ से आएगा। ये जो जटिलताएं हैं ये सरकार ने जो चीजें बनाई है वो कागजों में दिख रही हैं, लेकिन इससे लाभान्वित कितने लोग होते हैं अगर हम वास्तविकता पे जाएंगे तो चाहे कोई भी सरकार आई हो इस 20 सालों में, उनको आईना दिखाने वाला होगा ये, चाहे ये कितने बड़े बड़े दावे करें कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी आप इसी का हाल देख लीजिए, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है, इस पे इतना ढिंडोरा पीटा जा रहा है। आप वास्तविकता में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उससे लाभान्वित वही लोग हो रहे हैं जो पहले से ही एस्टेब्लिश हैं। नए मामले बिल्कुल उसकी परसेंटेज बहुत लो है, फाइल ही पास नहीं होती है, पहले शासन में पास नहीं होगी, फिर वो बैंक का चक्कर काटेगा, आदमी इतने चक्कर। जो है सरकारी तंत्र जो है इसमें रुकावट है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी मिले तो कहीं ना कहीं कृषि हो। मैं शर्मा जी आपके पास आऊंगा, उस टाइम जो है कुछ तकनीकी खराबी चल गई थी, सरकार की तरफ से अगर रोजगार नहीं मिलता है तो इस स्थिति में क्या किया जाए? नहीं है नौकरियां, मतलब इस तरीके से। म्यूट हो रखे हैं आप शर्मा जी, म्यूट हो रखे हैं शर्मा जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं जी। हाँ जी बताएं। जो हमारे यहाँ के युवा है जी, मेरा तो उनसे सभी से ये निवेदन है कि अगर सरकारी सेवा में कहीं भी रोजगार आसानी से उपलब्ध हो सकता है तो करिए। अगर किसको रोजगार नहीं मिलता तो कृषि है एक ऐसा साधन है जिसमें हर आदमी को हम रोजगार लेने वाले न बने, हम रोजगार देने वाले बने जी। क्योंकि आपने तो खुद देखा यहाँ करके कि मैं तो 64 साल का बुढ़ा हूँ, और कृषि पे मैं बताऊं आपको, कल ही मैंने अटाल में गोभी भेजी है और 20 कट्टा मेरे 22,000 का बना जी। आप देखिए, अगर हम मन लगा के कोई भी काम मन लगा के करते उसमें अवश्य सफलता मिलेगी आप। हम सरकार के सहारे, सरकार के तो कुछ ऐसे है कि जो जिनको कुछ अधिकारी ऐसे भी हो गए जिनको ये पता नहीं कि रबी और खरीफ क्या है, लेकिन हमें तो अपने आप बनना है, एक्सपर्ट बनना है, अपने आप खेती करनी है, अपनी जलवायु को पहचानना है कि हम किस तरह की खेती कर सकते हैं, किस तरह का बीज चाहिए। अगर हम सरकार के सहारे बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, हम तो एक ये बन जाएगी बिल्कुल भिखारी जैसे। हमें तो अपने आप करना है, बीज को अपने आप ढूंढना है, और सरकार के जो सरकारी जो बीज आता है हम तो उसका इस्तेमाल भी नहीं करते। मैं राउत जी आपको बताऊं, सरकारी बीज का हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, सरकारी बीज आता है ठेके द्वारा, टेंडर लगता है, और टेंडर में जो सबसे सस्ता मिलेगा सब वो होगा, सबसे
घटिया बीज होगा, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, हम खुद खरीदते हैं। उसके लिए हमें प्रशिक्षण भी लेना चाहिए, क्योंकि हम भी आज जो यहाँ तक पहुंचे हमने भी प्रशिक्षण लिया है जगह जगह हमने, लेकिन आज हम ये दिखा रहे हर व्यक्ति को और सिखा भी रहे कि हमें किस तरह की खेती करनी है। आज तो बहुत आसान खेती करना हो गया है, क्योंकि आज साधन ऐसा है कि पहले हमको गूल से अपने खेतों में पानी पहुंचाना पड़ता था, लेकिन कितनी परेशानियां होती थी, गूल में पत्थर पड़ गया, गूल टूट गई और फिर जो है उसका बड़ी दिक्कत होती थी। और आज तो क्या है, पाइप द्वारा अपने खेती में पानी पहुंचा सकती है और सोलर से आप अपने खेतों में पानी पहुंचा सकती है। थोड़ा सरकार का अगर इस ओर सहयोग तो चाहिए सरकार का भी, लेकिन कुछ ऐसे है सरकार में भी जो आदेश हो जाते हैं और काम जो है ठेकेदारी प्रथा में काम सही नहीं हो पाता। हमने कई योजनाएं ऐसी देखी जो सिर्फ कागजों में चलती है और धरातल पे कम उतर पाती है। तो मैं तो सभी युवाओं से ये अनुरोध करता हूं कि कहीं भी अगर आप मन लगा के बागवानी करती है, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन है, और हमारे पास हर चीज का ये, हमारे पास विश्व की जलवायु है इस समय उत्तराखंड में। जी जी, हम जो है इसको नहीं, जिस पानी से हम खेती की सिंचाई करते हैं वो तो देशवासियों को तो पीने के लिए नसीब नहीं है। कितना मीठा पानी है, उससे हम फसल उगाते हैं और उस अनाज का स्वाद देखिए, उस सब्जी का स्वाद देखिए, उसको अलग ये विपणन की भी व्यवस्था हो जाती है। आप देखिए कि हमारा सारा टमाटर यहाँ से दिल्ली जाता है। अब हम कहाँ इंतजार करते रहेंगे कि अगर कोई हमने कैसे पहुंचाना है वितरण करने के लिए, हमने जो डायरेक्ट ऐसे अपने आप यहाँ के लड़के जो अपने आप काम करते हैं और दिल्ली पहुंचाते टमाटर जो है, टमाटर तो आपने देखा था रावत जी जब आप आए थे, मतलब छोटा था टमाटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आया था मैं आपके यहाँ। मैंने आधुनिक काफी जो है टेक्नोलॉजी मैंने ऐसी देखी है आपके यहाँ, जो आपने बता रहे थे आप मेरे को, और जो है जो झाड़ियां लगाते हैं आपने बिल्कुल नई तरीके से काम किया था, मैंने और जगह नहीं देखा था ये चीजें। तो अगर इस तरीके से खेती करें, आप जो है 64 साल की उम्र में कर रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं मैं आऊंगा शर्मा जी आपके पास, बॉबी पंवार जी के पास आऊंगा। बॉबी पंवार जी, खेती बोलना आसान है कि मतलब जो है कि हम खेती करना चाहते हैं, भेड़ बकरी पालना चाहिए, ये करना, कहीं ना कहीं इसमें फिजिकल, कहीं ना कहीं क्या मतलब 100% इसमें अगर फिजिकल मेहनत है तो युवा बात कर रहा है एग्रीकल्चर के लिए, कर रहा है या नहीं? देखो, जैसे मतलब अभी एग्रीकल्चर की बात करें तो शर्मा जी ने भी कहा है कि हमारा टमाटर दिल्ली तक जा रहा है, जो भी तो की गारंटी भी आती ना कि दिल्ली तक लगी जाना के बाद हम का रेट लगी मिलता। पर जब हमारे भरपूर मात्रा में टमाटर लगी उत्पादन होने, तो ऐसी किसी तकनीकी काई ना करी या ऐसे कुछ छोटा लघु उद्योग काई ना लाई जो टमाटर की खपत ही कल और किसानों का अच्छा रेट मिल रहा। एक ऐसी बात भी है। वो का आलू हमारे बिना खूब ही आलू का उत्पादन बजाय बड़ी मात्रा में हो, तो वगैरह जो चिप्स वगैरह की फैक्ट्री है जी का हमारे नेता वगैरह इच्छे न सके करे कि एक क्षेत्र में लघु उद्योग का जो बात लगी होंगी काई की ये तो कहीं एक किसी लोगों को रोजगार भी मिल रहा हो, और जो हमारे किसान है त्यों बहुत बढ़िया जब रेट जाला मिली, तो कहीं ना कहीं जो हमारी अलग मानसिकता है जी बाजी कि हमें प्राइवेट जॉब करनी 8-10 हजार की, तो जब तेजी का अच्छा रेट मिल रहा तो कहीं ना कहीं सो ऐसा बोल रहा कि ना मेरे पास 5 दुख रहे तो शांति कहीं आपको बहुत बढ़िया शौक कमाई साल भरी। और जो फिजिकल लेबर की बात है, तो फिजिकल लेबर पे करना ही पड़ता, पर सरकार की ओर से कहा सहयोग मिलो हमसे से जो वीर नहीं पड़ दो काई की हमारे जो खेती बाड़ी है सो हमारे बिल्कुल जंगलुंदी है, ते के बांदर बिखाओं को है, जंगली सुअर बियों को है, तेथु के वास्ते का सुरक्षा होंगी सरकार क्लिनिक यो करने पड़ता थे। आपने पंवार जी आप कहते हैं बोलो कि जो है रेट ना मिली, और जो है दिल्ली, शर्मा जी ने बोला कि दिल्ली तक जाते हैं टमाटर, रेट तो बहुत बढ़िया मिलता है, जबकि दिल्ली तक का जो है रेट मुझे लग रहा है अटाल में अगर मिल रहा है। शर्मा जी थोड़ा इस बारे में बताएं कि क्या वास्तविकता ये है? रावत जी एक बात बताऊं मैं। जी 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 रावत जी, जी जी जी, ये पंवार जी कुछ बात ठीक कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो लगनी जरूरी है, छोटे उद्योग होना बहुत जरूरी है। जैसे आपके क्षेत्र में अदरक है, अदरक के विभिन्न प्रकार के बना सकते हैं हम, और जैसे हम हमारे क्षेत्र में टमाटर है और सैया बैठ के टमाटर है, अगर इसमें प्रोसेसिंग यूनिट ऐसे लग जाए जिससे जो आजकल जो है बड़ा आसानी से केचप बना सकते हैं, और वो जो हमारे उस समय बिक सकता है जिस समय कहीं टमाटर नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात रखी है पंवार जी ने जौन सारी भाषा में, मेरे को तो इतनी अच्छी बोलने में नहीं आएगी जौन सारी,
लान तबा बापुंडिया जौन सारी विलाई पांदा है पर ऐसी बात बहुत बढ़िया रखी है बोले कि भाई जो प्रोसेसिंग यूनिट है जब जब जहाँ गए जी ये व्यवस्था तो तब प्रॉब्लम आओ या हालांकि हमको ये ध्यान रखना है कि इस समय हमको विशेष ध्यान क्या देना कि बेमौसमी सब्जी को हमने तैयार करना है। जिस समय शहरों में कोई सब्जी नहीं मिलती उस समय के लिए हम, नहीं तो जब तो शहरों के नीचे प्लेन की सब्जी आती है उस समय तो हमको रेट ही नहीं मिलता। विशेष हमें ये ध्यान देना है कि हमको जो ऐसा ढूंढना है कि जैसा एक बात देखिए अटाल में हमने उस समय गोभी लगाई यार, आजकल निकल रही है, आजकल प्लेन की गोभी नहीं आती और हमको बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। वैसा ही बीन से हमारे पास हर चीजें है, हम कर सकते हैं लेकिन हमने मन बनाना है कि हम खेती करें। और एक इसके साथ मतलब किसान में एक बात देखिए साहब, आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको कि मैं एक अनपढ़ भी हूं और बुढ़ा भी हूं, फिर भी हमने जो है कैसे कैसे खेती नई वैज्ञानिक तरीके से इस क्षेत्र में कृषि अधिकारी मेरे यहाँ आए। उन्होंने कहा, जब उन्होंने ड्रिप सिंचाई देखी, उन्होंने कहा शर्मा जी आप इजराइल गए थे क्या? मैंने कहा इजराइल तो नहीं गया था। बोलो तो आपने इतने पाइप में जो है छेद कैसे कर रखे? अब बताइए, आज के इस तरह के अधिकारी भी है जिनको यही पता नहीं है कि इनलाइन ड्रिपर होता है और ऐसे मतलब आज से कम पानी से हम कैसे खेती करें। ये सारी सुविधाएं हैं अगर आप करना चाहे। आप देखिए जैसे राव जी ने बताया था कि मैंने जो है एक सिस्टम ऐसा किया कि लोहे के पाइप में टमाटर को खड़ा किया और वो पाइप मेरा एक बार का लाया हुआ 20 साल तक चलेगा, कम से कम 20 साल तक। और लोग लाया कैसे? मैंने कहा हर साल झाड़ी लानी पड़ती है और झाड़ी सड़ जाती है और झाड़ी सड़ने के साथ जो है टमाटर में बीमारी लग जाती थी। और आप देखिए कि औरों का टमाटर इस साल 1 महीने पहले खत्म हो गया, 1 महीने पहले खत्म हो गया था और मेरा उसके बाद भी 1.5 महीने चला और मैं जो है बहुत अच्छा मैंने टमाटर बेचा। हटाल में ही मेरा टमाटर जो है 600-700 रुपए तक क्रेट गया। अब आप देखिए, क्योंकि मेरा चलता रहा और लंबा चलता रहा, इसलिए हमको आज वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी है। पारंपरिक भी हमने छोड़ना नहीं, आधुनिक खेती करनी है और सीखना भी है और सिखाना भी है। अगर किसी को अच्छा काम आता है वो पड़ोसियों को भी सिखाए। और एक निवेदन मेरा है युवाओं से कि जो सेला कोई फैक्ट्रियों में 10,000 के पीछे अपना समय, ठीक है शर्मा जी थोड़ा मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं अमर सिंह चौहान जी के पास आना चाहता हूं। जैसा चौहान जी, नरेंद्र रावत जी ने भी कहा कि शर्मा जी ने भी कहा कि सरकारी कागजों पे आदेश हो जाते, धरातल पे कुछ नहीं होता है। तो क्या वास्तविकता क्या, आप बताइए। चाहे वो सरकार किसी की नहीं है वर्तमान में, या भूतपूर्व जो सरकार है वो चाहे सरकार किसी की भी है, किसी को पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। जी मैं शर्मा जी के बात से और भाई नरेंद्र जी के बात से बहुत सहमत हूँ कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो धरातल पे पहुंचने में समय जरूर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार की कोई भी योजना हमें लाभ नहीं पहुंचाती है। अगर हमारे यहाँ प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत के लिए सरकार के द्वारा हौज बनानी पड़ेगी, पुल का निर्माण करना पड़ेगा। और जिस तरीके से नगद फसल में हम जौनसार बावर के लोगों की बात मैं कर सकता हूँ, जो मुझे प्रैक्टिकल ज्ञान है सैया क्षेत्र का, वहां पे अदरक, मिर्च, टमाटर, हरी जो नकदी फसलें हैं ये सबसे ज्यादा लोग उगा रहे हैं। और जितने लोग हमारे बाहर नौकरी करने वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ के बगीचे लगाने शुरू कर दिए हैं और नगद फसल की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जहां तक बीज की बात है, बीज मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। आप एक जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, सरकार के जो मतलब कागजों पे जो काम होते हैं, मेरा प्रश्न आपसे ये था, वास्तविकता जो है कहीं ना कहीं उससे जो है अलग है। जी नहीं राव जी, ये बात है कि सरकार के जो कामकाज, ऐसा नहीं है कि सरकार के कामकाज से हमें लाभ नहीं मिल रहा है। अभी हमारे अटाल के जो शर्मा जी हैं, इन्होंने जो बगीचे लगाए उसमें पहले सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ सहयोग जरूर किया होगा। आज इनको जितना ही अच्छा काम कर रहे हैं उतना अच्छा प्रैक्टिकल हो रहा है, उतनी अच्छी जानकारी होती है। खेती का जो काम होता है हमारा, हम प्रैक्टिकल ज्ञान हमें जरूर होना चाहिए कि हम जिस तरीके से, हमारे भाई नरेंद्र जी ने कहा कि जब तक आप उस किसी काम को करेंगे नहीं तो हमें ज्ञान कहाँ से आएगा। आज हमारे प्रेमचंद शर्मा जी रहे, पहले प्रधान भी रहे, और इनके साथ साथ ये हमारे बहुत ही अच्छे किसान हैं, बगीचों के बारे में अच्छी जानकारी है। हम लोग वहाँ जाते हैं सीखने के लिए,
लेकिन पहले शुरुआती जब काम लोग करते हैं उसके लिए हिम्मत करना चाहिए। मेरे युवा साथी है जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि मैं भी एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मैं सैया क्षेत्र से हूँ, बोरी गांव से निवास करता हूँ। आज मैं छोटा सा व्यवसाय कर रखी, छोटी मोटी दुकान भी कर रहा हूँ, डेयरी भी खोल रखी और साथ साथ समाज सेवा का काम भी कर रहा हूँ। हमें भी सरकार चौहान जी मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। चौहान जी जैसे आप सैया से ही ताल्लुकात रखते हैं, वहां पे जो है कृषि मंडी भी है और विभाग उसका हॉर्टिकल्चर का भी है। अगर लोगों तक जो है लोगों को जानकारी नहीं है कहीं ना कहीं, तो ये काम जो विभाग का तो है, ये जानकारी विभाग को देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रावत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, विभाग को देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपने प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए ही, जैसे मान लो पंतनगर में हम लोग एक सेमिनार होता है, कृषि विभाग के जितने भी किसान भाई है उनका एक सेमिनार होता है, लेकिन हमारे लोग कुछ वहां पहुंच जाते हैं और उसमें सीख के आते हैं। अच्छी वैरायटी के जो बीज होता है, अच्छे वैरायटी के जो फल होते हैं, अच्छे वैरायटी के जो पेड़ होते हैं, उसको सीख के आते हैं वहां से। कुछ लोग जाना नहीं चाहते, उनको प्रैक्टिकल ज्ञान की आवश्यकता है। और सरकार से भी मेरा ये निवेदन है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सरकार बीजेपी की सरकार में अभी बहुत अच्छा काम चल रहा है। जिस तरीके से मैं अपने सरकार में इसलिए कहना चाहता हूँ, जितने भी अभी किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजना सरकार ने चला रखी है, अगर हम उसके प्रति जानकारी लें तो हमें कहीं दिक्कत नहीं आने की। सरकार के बहुत सारे साधन हमारे लिए दे रही है सरकार। जी बिल्कुल, सरकार के बहुत सारे साधन है। मैं नरेंद्र रावत जी के पास आऊंगा। जी बताएं। जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल बताइए, आप कुछ कह रहे थे। क्या बोलते हैं, अमर सिंह जी से मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, समस्या यही है एक्चुअली में। होता क्या है कि यहाँ पे सारी जिम्मेवारी जो है ये मतलब कि उस वो व्यवसाय करने वाले व्यक्ति पर है। देखिए सरकार जब नीति बना रही है, आप अभी देखिए, अभी क्या बोलते हैं, लोकसभा में कृषि विधेयक पास किया गया है। पूरा हरियाणा, पूरा राजस्थान, वो सारे किसान हैं, पूरा हरियाणा पूरा राजस्थान बिल्कुल सड़क पे है फिलहाल अभी। समस्या क्या है? समस्या यही है कि ऊपर जो बैठे हुए जो नेता लोग हैं या जो भी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने नीति तो बना दी। अरे जिसके लिए वो नीति बनाई है उससे कम से कम बातचीत तो करो, बताओ तो सही उसको कि क्या नीति बनी हुई है। अब वो वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि भाई ये विधेयक में क्या दिया हुआ है। अगर ऐसी नीतियां सरकार बनाएगी जिसका लाभ जो है वो आम किसान या वो आम व्यक्ति जो लाभान्वित होना है, जब उसको उसके बारे में जानकारी ही नहीं होगी, यानी कि ये तो वही बात हो गई कि भाई सब कुछ अब क्या बोलते हैं लोगों पे डाल दिया जाए कि भैया उस नीति को खोजते हुए तुम विभागों में जाओ और वहां उन बाबुओं के चक्कर काटो। सरकार क्यों नहीं इनका क्या बोलते वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती जगह जगह पे? क्या सभी, मुझे लगता है कि सारे किसानों के पास इतनी 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 व्यवस्था होगी कि वो यहाँ से पंतनगर विश्वविद्यालय कृषि नरेंद्र रावत जी, मैं आऊंगा, प्रश्न पे आऊंगा आपके। मेरे को आपसे एक प्रश्न है, क्योंकि ये जो किसानों वाली बात है ये आगे आएगी अभी, और आगे इस पे भी चर्चाएं चलेंगी, क्योंकि जो है ये रुख कहीं ना कहीं जो है कृषि पे आ गया है। तो जो अगर मैं जॉनसर बावर की बात करूं, क्योंकि मैं आगे ज्यादा मैं बड़ी बात नहीं करना चाहूंगा ना उत्तराखंड की ना भारत देश की, मैं जॉनसर बावर की बात करूं तो ये जो बेरोजगारी चल रही है, ये क्या फेसबुक और व्हाट्सएप वाली बेरोजगारी है, क्योंकि हमारे पास तो विकल्प मौजूद है? देखिए महावीर जी, समस्या जो है, अगर आपने जब ये उत्तराखंड बना था जी, उस समय ही कम से कम आप ये समझ लीजिए कि एसटी की मैं बात करूं अगर, तो बैकलॉग बहुत बड़ा वहां से ऑलरेडी मिला था, और जो कि अब बढ़ के जो है लगभग 14-15 हजार हो चुका है सरकारी विभागों में। हमारे यहाँ से एक मतलब एक ऐसा राजनीतिक परिवार जिनके पिताजी भी सांसद रहे, फिर वो यहाँ से क्या बोलते हैं विधायक भी रहे, मंत्री रहे, फिर उनके आगे की पीढ़ी रहे। इस इतने टाइम होने के बावजूद भी 20 साल तो उत्तराखंड को बने हुए हो गए, कभी भी बैकलॉग के ऊपर कोई बातचीत नहीं करा जाता। देखिए अगर तो विकल्प उपलब्ध ही ना हो तब एक बात है, जब चीजें आपके सामने रखी हुई हैं और आप उसको देना ना चाहें, मेरी जेब में मान लीजिए भी कोई छोटा बच्चा है, मेरी जेब में टॉफियां रखी हुई हैं और वो बच्चा जिद कर रहा है, उसे पता है कि मेरी जेब में टॉफी और मैं नहीं दे रहा हूँ, ये स्थिति अभी उत्तराखंड में बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे क्या बोलते विभाग हैं जिनमें पद खाली हैं, उसके ऊपर भी भर्तियां हो रही है। देखिए आप देखिए इस वक्त जो ये कोविड-19 है, इस वक्त अगर कोई सही तरीके से जीवन यापन कर पा रहा है तो दो ही तबका है, एक वो जो कि मूलभूत किसान रहा है और दूसरा वो जो सरकारी कर्मचारी है। आप प्राइवेट लोगों के हाल देख लीजिए, भूखे मरने वाली नौबत है। हम ये देखिए, हम लोग जो है अभी
ये रिलायंस फाउंडेशन का राशन का वितरण का काम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि लोगों की कैसी स्थिति है। तो ये चीज, इसके ऊपर हम आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा। हम ये कह दें कि भाई सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि हम लोग जॉनसार बावर की समस्याओं को हमने पीछे कर दिया और हम सिर्फ दो धड़े में बट गए हैं कि यार मैं बीजेपी का आदमी हूं और मैं प्रीतम सिंह जी का आदमी हूं। हमें इस चीज से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हमारा विकास नहीं कर सकते। ये तो सबको पता है कि हो क्या रहा है। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, हमें इनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि भाई आप अगर अगले 5 साल के लिए आप अगर आना चाहते हैं तो आपका क्या एजेंडा होगा, आप क्या 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 अवसर उपलब्ध कराएंगे। इतने सालों में क्या कोई ऐसा उद्योग नहीं था कि जो जॉनसार बावर में कहीं लग पाता? अरे कुछ नहीं तो एक माचिस की तिल्ली का कारखाना ही छोटा सा लग जाता। ये जैसे कि अभी प्रेमचंद शर्मा जी ने बोला कि ये टोमेटो केचप, ये तो हम लोग इतना इतना तो करा ही सकते थे। हमारे यहाँ सेब होता है ये खट्टा वाला, इसकी हम जो जैम बनाते हैं यही लगवाते। तो ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं कि हमें ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी लगाने में हम नाकाम रहे। आप कुमाऊं में जाके देखिए, गढ़वाल में जाके देखिए, कुटीर उद्योग चाहे वो रेंगाल से जुड़ा हुआ हो, वो कीड़ा जड़ी से जुड़ा हुआ हो और क्षेत्रीय से जुड़ा हुआ हो, वो लोग उसका खूब लाभ उठा रहे हैं, लेकिन हमारा क्षेत्र इससे पीछे रह गया। कारण ये है कि हम सिर्फ दो धड़े में बट गए हैं। जब तक हम ये क्या बोलते हैं दलगत राजनीति से बाहर निकल के अपने व्यक्तिगत विकास के ऊपर नहीं सोचेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही विकास की बात, जो आदमी विकास की बात करता है वो तुरंत उसके बारे में तुरंत एक लेबल लगा दिया था कि तो फलाने का आदमी है, इसका तो काम ही विरोध करना है। मैं आपको बताऊं, मैं अभी मेरे ये प्रत्यक्ष मेरा एक अभी मेरे सामने एक एग्जांपल है, किसी रोड के ऊपर कुछ विवाद चल रहा है तो उसमें जेन्युइनली वहां पे वो चीज नहीं हुई, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी वो तो आरटीआई कार्यकर्ता है और उसका तो काम ही ब्लैकमेल करना है। तो ये चीजें हमें देखनी होंगी। मैं जो आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जॉनसार बावर की जनता से मेरे विनम्र निवेदन है कि आप लोग जागिए। ये जो चल रही है प्रक्रिया, ये हमें एक ऐसे अंधकार में आऊंगा। मैं बॉबी पंवार जी के पास आना चाहूंगा। बॉबी पंवार जी, 14 से 15 हजार बैकलॉग हैं और दो धड़े में बढ़ गए हैं कहीं ना कहीं। हम जो है जैसे नरेंद्र रावत जी ने बात करी, तो किससे गुहार लगाएं कि ये बैकलॉग खोला जाए? जूम लॉक अनलॉक है, जैसे जूम का जो ये जूम का हब है, हमारे जनजातीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लगी करते हैं जो यो तो क्यों ही से बात हमारे कायदा भी क्यों का कि सो क्यों साम गुहार लाला सो हमारी मांग को ओकेंडा रखले पुंडी और तेतुक मनावले काहे कि जब हमारा प्रतिनिधित्व लगी कर दे और जनजातीय क्षेत्र का ही बैकलॉग है, सो एससी एसटी जो भी है तो सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र हमारा ही है। तो जब ये जो हमारे जो जनप्रतिनिधि है यो ना पुंडी ओकेंडा हमारी ये बैकलॉग वाली मांग रख ले तो कोई के होगा आम आदमी को कोई छे भी आंदोलन करिया कोई छे अपनी बात रखिया तो अलग सरकार लागी ना सुन दी की बात। और मैं एक बार फिर आऊंगा वापस अपने मुद्दे जो कृषि वाला यो लागी चल रहा तो सरकारी अलग लोग चकबंदी वाला जो ये हुए काई ना करा हम ही चकबंदी का आंदोलन भी करी रखे। गरीब क्रांति जो एक संगठन है, गरीब क्रांति के माध्यम से जो चकबंदी का आंदोलन लगी होंगे मुझे भी खूब बढ़ चढ़ के में भी हिस्सा लिया कि चकबंदी हो चाहिए। काहे कि मेरा एक डोकरो 5 किलोमीटर दूर है, वो 10 किलोमीटर दूर है, पाँव खेती करने भी चाहूँ तो खेती कोई के ही होंगी। ये चकबंदी का जो कानून है ये उत्तराखंड में जो लाई दूं तो कोई के ना कोई के हमारा जी हुआ है क्यों जे एक साथ एक यो मिल जालो तो एक जगह मेहनत करनी आसानी है। ये जी ये सबसे बड़ी बात है कि चकबंदी वाले तो जोर चाहिए देना और बहुत इसका ये भी नियम वाली भी बाजी रही पर अब उत्तराखंड सरकार का ही ना लागू लागी कर दिया तो कानून है कि ये जी बहुत बड़ा प्रश्न है। म्यूट है सर, आपका माइक म्यूट है, माइक म्यूट आप। हाँ, चकबंदी की बात करिए पंवार जी ने, मैं प्रेमचंद शर्मा जी के पास आऊंगा। चकबंदी के लिए शर्मा जी शर्मा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रश्न को दोहरा दीजिए। बोलो साहब। आज अगर चकबंदी सरकार कर देती है तो क्या हम तैयार हैं चकबंदी के लिए? जी, चकबंदी से किसानों को फायदा तो बहुत मिलेगा, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आएगी लोगों को। क्योंकि हमने देखा कि हमने कई बार प्रयास किया अपने स्तर से कि भाई हम ऐसा, लेकिन वो क्या कहता है, जो जिसका खेत बीच में होता है
कि मैं क्यों किनारे वाले लूंगा, मैं बंदरों के पास क्यों जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी दिक्कतें है इसमें चकबंदी में, लेकिन चकबंदी होना बहुत जरूरी था। विकास तभी होता अगर चकबंदी होता, लेकिन चकबंदी जो है किसान नहीं होने देंगे आगे। जब लागू हो जाएगा कानून, किसान ही उसका विरोध करेगा कि मेरी जमीन जो है अच्छी जमीन दी जा रही है और मुझे गलत जमीन पकड़ा रही है। लेकिन हमें इस तरह से क्लस्टर आधारित खेती हम कर सकते हैं कि जैसे एक चक में हमने एक जैसी खेती करी, एक बगीचा लगाया तो सबने लगाया। अगर हम खेती करें तो सब एक क्लस्टर आधारित खेती में हम जो है चकबंदी की इस तरह से कर सकते हैं कि चारों तरफ घेर बाढ़ हो और पूरे सरकार के सहयोग से या किसी भी तरह से अगर क्लस्टर आधारित इस तरह से हम एक चक में एक जैसी खेती, उससे हमको सफलता मिल सकती है। लेकिन चकबंदी में बहुत परेशानी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपको कि जैसा अभी बताया कि ये जो है हमारे क्षेत्र में कई तरह की दिक्कतें हैं कि जो सरकार जैसे टैंक देगी हमारे यहाँ कहीं सरकार, तो हमारे जो जिसको टैंक मिला वो पैसे कमाने के लिए टैंक बनाता है, वरना कि पानी के लिए बनाता है। पूरा काम हमारे यहाँ ज्यादा ठेकेदारी प्रथा ज्यादा हो गई है, इसीलिए हम इसमें पिछड़ते जा रहे हैं। इसमें हमारा पिछड़ने का मुख्य कारण ये कि हर काम जो है हम जो है हमारा क्षेत्र जो है एक ठेकेदारी क्षेत्र, ठेकेदारों का क्षेत्र हो गया है। इससे भी हम कैसे उबर सके, क्योंकि पाइपलाइन बनेगी वो भी ठेकेदारी के लिए बनेगी, पानी की गूल बनेगी वो भी ठेकेदारी। आप देखिए जितनी गूलें बनती है उसमें पानी आता, कभी किसी ने देखा उन गूलों में पानी? लेकिन इस तरह हमें जो है अब पाइपलाइन क्यों नहीं बनाते यहाँ पर लोग? पाइपलाइन भी सिर्फ वो जो उसके बनाते हैं ठेकेदार को, जो सिंचाई के लिए जहाँ गूल बनती है पाइपलाइन बने, कितना बढ़िया रहेगा। लेकिन अधिकारी भी और ठेकेदार भी नहीं चाहते कि पाइपलाइन, क्योंकि पाइप खरीदना पड़ेगा। अगर गूल बनेगा उसका एस्टिमेट ज्यादा बनेगा, उसका वो जो है जल्दी काम आएगा और उसके बाद उससे सिंचाई हो चाहे ना हो। लेकिन हमारा तो ये निवेदन है जनप्रतिनिधियों से भी कि भाई ये करिए ताकि किसान हित के लिए, तभी तो रोजगार, तो कृषि से ज्यादा रोजगार किसी भी क्षेत्र में नहीं है। और कृषि पे आधारित उद्योग जब तक नहीं होंगे तब तक कृषि भी आगे सफल नहीं होगी। कृषि आधारित उद्योग और कृषि और किसानों के लिए सहयोग। जी जी शर्मा जी, चाहते हैं। मैं थोड़ा अमर सिंह चौहान जी के पास अनम्यूट करिए आप थोड़ा। अमर सिंह, हाँ जी जी। अभी बताया कि कृषि ही एक मुख्य वो जो है रोजगार के लिए है, तो कहीं ना कहीं ठेकेदारी प्रथा, जहाँ पे शर्मा जी भी कह रहे थे कि ठेकेदारी प्रथा ज्यादा हो गई है, क्या इसको खत्म कर देना चाहिए या इसको कुछ और तरीके से करना चाहिए ताकि किसानों को लाभ मिले, ठेकेदारी प्रथा ना हो? अमर सिंह जी। मैं शर्मा जी के बात का इसलिए समर्थन करता हूँ, ठेकेदारी प्रथा अलग चीज रही है। जिस तरीके से शर्मा जी ने इस बात को अवगत कराया कि पाइपलाइन होना चाहिए, टैंक भी वो होना चाहिए जो सिंचाई के काम आए, लेकिन वो ठेकेदार नहीं करेगा तो कौन करेगा? हमारे यहाँ जिम्मेदार प्रधान कोई जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। केवल विधायक पास करना विधायक का काम है, जमीन पर योजना लाना हमारे जनप्रतिनिधि सबसे मेन इकाई प्रधान है। प्रधान उस जिम्मेदारी को समझे। जिस तरीके से सरकार ने अभी जल मिशन का कार्यक्रम, माननीय मोदी जी सरकार, बीजेपी सरकार ने अभी बहुत अच्छा एक पहल की है। हर घर नल, हर घर में हर एक व्यक्ति का अपना अलग पानी होना चाहिए, हर घर में नल को पहुंचाया जाएगा, पानी को पहुंचाया जाएगा। उसके माध्यम से हम सिंचाई भी कर सकते हैं और पीने का में भी उसको यूज कर ले सकते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि ठेकेदार नहीं करेगा तो कौन करेगा, तो व्यवस्थाएं हैं, इसमें हम टिप्पणी नहीं करना चाहते कि ठेकेदारी आवश्यक है नहीं है। लेकिन अगर हम प्रधान को इस जिम्मेदारी को देंगे, प्रधान अपनी जिम्मेदारी जिस प्रतिनिधि को हमने बना रखा, अगर वो देखे तो हर सरकारी की जितनी भी योजना है, सरकार जितनी योजना चलाते हैं हम उसको हर घर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जिम्मेदार हमारा कौन होना चाहिए? सबसे बड़ी भूमिका हमारे जो ग्राम पंचायत के जो प्रधान है वो उस जिम्मेदारी को समझे। लेकिन अगर ठेकेदारी नहीं करेंगे तो पंचायत में पैसा आना चाहिए। अगर पैसा पंचायत में आता है और उसका सदुपयोग होता है तो मैं समर्थन करता हूँ, ठेकेदारी बंद होनी चाहिए। लेकिन ना किसी जो संसाधन जो बनेंगे, जो सरकार का जो नियम कायदे हैं, आप ठेकेदारी प्रथा से काम कराएं या पंचायत से जनप्रतिनिधि से काम कराएं। हमारा कहना ही है कोई भी जनप्रतिनिधि अगर काम करता है, वो चाहे प्रधान है, बीडीसी मेंबर है, वार्ड मेंबर है, पहली इकाई हमारी ग्राम पंचायत की है। जब तक हम इसको सक्रिय नहीं करेंगे, इनसे हम इनको से काम लेना नहीं आएगा हमको, तब तक हमारे यहाँ विकास होना संभव नहीं है। जहां तक चकबंदी की बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही हमारे कुमार जी ने। चकबंदी होने से हमारे क्षेत्र में
बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। लेकिन उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार है। हमने कह दिया कि एक खेत यहाँ है, एक दूसरी जगह दूर है, कोई बात नहीं है। हिमाचल में चकबंदी है, हिमाचल में देखा होगा एक जो परिवार को दूर जमीन दे दी, वहीं पर उसने घर बना लिया, वहीं पे वो रह रहा है, सुख साधन है। तो आऊंगा अच्छा अमर सिंह जी, आपके पास आऊंगा, मैं नरेंद्र रावत जी के पास आऊंगा। ठेकेदारी प्रथा कहीं ना कहीं जो है, जैसा इन्होंने बताया कि वो ठेकेदार नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा। और शर्मा जी ने भी कहा कि किसानी में जो है, जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स मिलते हैं उसमें जो है ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। जो सबसे लो क्वालिटी का दाम भरेगा वो लो क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का देगा। इसमें किस तरीके से जो है मध्यस्थता हो सकती है कि किसान को भी सही उपकरण मिल पाए, बीज मिल पाए, और जो है कहीं ना कहीं सरकार द्वारा ही उसे मिले। जी नरेंद्र जी। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जौनसार बावर में जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है वो ठेकेदारी कर रहा है। मतलब बाय डिफॉल्ट आप ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति ठेकेदार है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट जो शब्द है इसके लिए टेक्निकल नॉलेज सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इसके कोई मायने नहीं रखते हैं। आपने बस अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपको जो है आपके पास 2-4 मजदूर हो गए, आपने नहर का काम ले लिया, वो उनको कितनी जानकारी है, स्लोप क्या रहेगा, कितने का मसाला लगेगा, वो इसके ये कोई मायने है ही नहीं यहाँ पे। और मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे जो ये जो टेक्निकल प्रोसेस जो है ये, और उसका दूसरा दुष्परिणाम ये देखिए कि फिर बाद में वो फिर जेई के चक्कर काटेगा कि जी इसको देखिए क्या है कैसे है, फिर बिल को पास कराने में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमें ये समझना होगा, मैं प्रेमचंद जी की बात से इसलिए इत्तेफाक रखता हूँ कि हमारा जो परिवेश, जो हमारी जो संस्कृति है वो ठेकेदारी वाली नहीं रही है। ये तो आप देखिए, ये अभी मेरे ख्याल से 20-25 सालों में कुछ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वरना बिरला किसी गांव में 1-2 ठेकेदार होते थे और वो लोग काम करते थे, तो उस समय का एक प्रक्रिया भी थी। आज हर घर से एक ठेकेदार है। इस वजह से क्या हो गया है कि एक तो राजनीतिक इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। दूसरा ये है कि ठीक है, जो जब पावर में आता है तो उनके लोगों को काम मिल जाता है, जो जो विपक्ष में जाते हैं उनके वो बेचारे 5 साल फिर सूखे सूखे काटते हैं। तो ये जो है शय और मात का जो खेल है, इसकी वजह से हमारे आपस में जो हमारे दिलों के बीच की, हमारे मनों के बीच की जो हमारी जो नजदीकियां थी वो खत्म हो रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार कोरोना काल में जब हम गांव में थे, तो जब धान की रुपाई हो रही थी, तो मैं बहुत समय बाद ऐसा हुआ कि कुछ परिवार जो पिछड़ गए थे उनकी सहायता के लिए बाकी गांव के लोग भी गए, चलो भाई साथ साथ निपटाएं ताकि साथ साथ खत्म हो जाए। हमारा जीवन इससे चलेगा। हमारा जीवन इन नेताओं के दिए हुए टुकड़ों से नहीं होने वाला, नहीं चलने वाला है। ये आज है, कल नहीं है, 5 साल के बाद क्या होगा। तो हमें कुछ ऐसी पृष्ठभूमि अपने लिए बनानी है कि ये नेता हमारे आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर हम अपने आप को इतना इनके ऊपर लाद देंगे तो ये, मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ, अभी तो ये तो कहावतें ही थी कि भाई घर के झगड़े थे, घर के झगड़े मतलब गांव के झगड़े भी हमारे, आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जनप्रतिनिधि निपटा रहे हैं, बताइए, छोटे छोटे मामले भी। तो हमने इतना अधिकार उनको दे दिया है कि हमारे क्षेत्र में जो वास्तविक, सरकार ने उनको कार्य भी दिया था, लेकिन हमने और कार्य बढ़ा दिया है। बिल्कुल जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि भाई जिस क्षेत्र पे चालदा महासू का साम्राज्य था, अब किसी और का ही हो गया, क्योंकि हम बड़े शान से कहते हैं कि मैं तो फलाना का आदमी हूँ। मैं एक बार ऐसे ही किसी ने कहा कि जी आप तो उनके आदमी, मैंने कहा जी नहीं, मैं तो चालदा महासू का आदमी हूँ। मेरी पहचान इन लोगों से नहीं है। नहीं, अगर ये लोग हर 5 साल में हमारे दरवाजे पे आते हैं वोट मांगने के लिए, हम कभी नहीं जाते इनके पास। अगर देवी देवताओं की बात कर रहे हैं आप, चालदा महासू महाराज की, मतलब इस टाइम पे तो कहीं ना कहीं उनका भी चुनाव में बड़ी भागीदारी रहती है उस टाइम पे, 5 साल में जब चुनाव आते हैं। मैं कह रहा हूँ लोग डराते हैं इससे। पंवार जी के पास है, बॉबी पंवार जी, 5 साल तक सत्ता, जैसे नरेंद्र रावत जी ने कहा, 5 साल तक सत्ता और 5 साल तक धैर्य है। कितना बड़ा जो है धैर्य है जौनसार बावर के युवा का, या जौनसार बावर के जो आप जिनकी आप बात कर रहे थे कि जो सत्ता में के टाइम साथ रहते हैं, लेकिन जो 5 साल विपक्ष में रहते हैं, उनका भी तो धैर्य है। जो 5 साल तक बिल्कुल जो है कोई कामकाज नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए, धैर्य के जो मैं बात करूं तो धैर्य तो बनाना ही पड़ेगा। जब हमने माहौल कुछ ऐसा बना दिया है, जब हमारा माहौल ही ऐसा बानी कि 5 साल तू था, 5 साल की कई लोगों की जी सेटिंग है कि चलो तुम्हारी अभी हम पार्टनरी में काम करो का, हम तू कांग्रेसी तू बीजेपी है, तो 5 साल तू लिया काम, 5 साल उन्होंने मिल बांट के लागी कर दे।
तरह जो काम की बात लगी बोलता काम की बात ये जी है जो हमारे खेती बड़ा ये मुद्दा आई और खेती में सबसे ज्यादा संभावना लगी हमें रोजगार की है तो ये जी है कि जो हमारा मनरेगा वाला जो काम है ये तू जे खेती से सबको जोड़ी ताकि हम एक अला जे कोई डिग्री करी के घर लगी जाना तो मैं बजाय रखो खर्च करी डिग्री मुझे मैं मुआ गई 100 रुपया थी ना कि हूं अला नवा काम स्टार्ट करो रहा ते मुझे भी इन्वेस्ट करो अब कि ना करी ना ते मेरे भीतर के सपोर्ट कर दे ना मेरे रिश्तेदार सपोर्ट कर दे अब सपोर्ट सो कौन गवर्नमेंट करी और जो गवर्नमेंट चाहो तो गवर्नमेंट जो मनरेगा वाला जो काम है ते तू जे खेती से जोड़ो जे ऐसो बोलो कि बॉबी पवार के काम या स्टार्ट करी मनरेगा से कहूं एज 100 उसका रोजगार है पूरे साल भर में तू 100 उसमें अपने बागवानी के गड्ढे पर खोड़ी और जो वो के साल बोलो जे तू 100 दुस्ताओ का काम का रोजगार है तू ते मुझे अपनी बहुत कर लाई तो ऐसी जो तकनीकी जे आई सको जो गवर्नमेंट ऐसा जो हम सहयोग कर सको तो ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं हमारे जो युवा है ये तो क्यों के भीतर एक ऊर्जा होती कि चलो यार एक गवर्नमेंट हम फंड इन्वेस्ट लगी कर दी तो कहीं ना कहीं तो मुफ्त काम है करो चाहिए और तो बड़े आसानी से तू काम सकदा करी तब जाएगी हमारे खेती के जो हमें खेती मुझे कृषि में हम अपने रोजगार का अवसर लगी मुझे तब जाके सफल न जी शर्मा जी आपके पास आऊंगा मैं। बॉबी पवार जी का कहना यह है कि दूसरा काम अगर हम शुरू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है आर्थिक जो है दिक्कतें आती हैं तो सरकार को कुछ करना चाहिए लेकिन सरकार तो न जाने कब करती है क्या करती है। वर्तमान परिस्थिति में क्या करना चाहिए अगर कोई युवा काम शुरू करता है कृषि में तो शर्मा जी। जैसे पवार जी ने कहा कि मनरेगा से भी इसको कृषि को जोड़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है लेकिन उसमें भी कई तरह की परेशानी हमने देखा इसको करा के लेकिन करते नहीं है लोग। यहाँ तो हर आदमी ये बैठा है कि कितना मिले फोकट का, धरातल पे कम काम करना चाह रहे हैं। जैसे अभी ये कह रहे थे, अभी नरेंद्र जी कह रहे थे, वाकई हमारे यहाँ जो है ऐसा कल्चर हो गया है कि हमारे यहाँ जो है जो सर्विस करने वाला क्लास 1 अफसर भी है उससे ज्यादा कदर हमारे यहाँ ठेकेदारों की हो। और हर घर से, मैंने तो एक कविता की लाइन में भी लिखा था कि जौन सार बाबर में है ठेकेदार का राज बड़ा, कोई भी दीवार गिरा के कर दे जाता है हाथ खड़ा। दीवार गिराने को केवल डायनामाइट लगता है, सड़क लापता जाती फिर टेंडर इसका लगता है। लेकिन ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा उसमें। अगर नेताजी कोई अच्छा काम भी कराना चाहे लेकिन ठेकेदार नहीं कहते कि अब इतना ही कर सकता था। ये एक आवाज तो नहीं हो रही गड़बड़? Can you hear me now? हेलो हेलो हाँ जी हेलो। हाँ तो ये जो है मतलब हम जो है देवानंद शर्मा जी आप जुड़ गए, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ जी हाँ जी जी आप काफी मशक्कत बाद जुड़े हैं, काफी मुझे 1 घंटा पूरा ही हो गया। स्वागत है आपका जी। हेलो हाँ जी हाँ जी। हमारे साथ अभी जुड़े हैं देवानंद शर्मा जी जो पूर्व सहायक महाप्रबंधक SBI हैं, रिटायर हो गए हैं, अणु गांव से हैं। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। शुक्रिया। शर्मा जी मैं प्रेमचंद शर्मा जी को बीच में रोकना चाहूंगा कि अभी काफी समय बाद जो है देवानंद शर्मा जी आए हैं। देवानंद शर्मा जी बात हो रही है बेरोजगारी की, जौनसार बावर के बेरोजगारी की। जी, तो आप इसमें बताएंगे कि है बेरोजगारी या क्या है, किस तरीके से है? सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा सारे पैनलिस्ट से और आपसे जी कि कुछ न कुछ तकनीकी कारण से जो है ना ये नहीं हो पाया। दूसरी बात ये हुई है कि मुझे गांव से बाहर आना पड़ रहा है क्योंकि गांव में एक घटना घट गई है, किसी की डेथ हुई है यहाँ जी। और हमारे घर में जो है सिग्नल वीक होते हैं तो इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, तो इसलिए जो है थोड़े आंगन में जाकर के करना पड़ता है, इसलिए मैं गांव से बाहर हूँ। जी सर बिल्कुल माफी चाहते हैं। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा सभी पैनलिस्ट से और आपसे क्योंकि देरी के लिए। जी जी। अच्छा, जहां तक बात आती है, मैं एक्चुअली सुन नहीं पाया आप लोगों के विचार और आप लोगों के व्यू सुन नहीं पाया, मैं क्षमा चाहूंगा इस चीज के लिए। सर हाँ कोई नहीं सर, आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, एक्चुअली सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं इसमें, जहां तक बेरोजगारी का सवाल है। हाँ अभी जो पैनलिस्ट आए हैं, नरेंद्र रावत हैं बुरासवा से और अमर सिंह चौहान जी हैं बोरी गांव से और प्रेमचंद शर्मा जी हैं अटाल से, बॉबी पवार जी हैं दोत्रोटा से, के पास लाखा मंडल के पास पड़ता है। अच्छा जी, ये बताएं थोड़ा। अब एक्चुअली बाकी पैनलिस्ट को मैं जानता नहीं हूँ और आपसे भी एक्चुअली सिर्फ मुखातिब हुआ हूँ इसके थ्रू ही, डिजिटल के थ्रू ही। और प्रेमचंद शर्मा जी एक्चुअली मेरे रिश्तेदार हैं जी, ये मेरे रिश्ते में मामा लगते हैं। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, मेरा प्रश्न ये था आपसे कि
बेरोजगारी मैं नहीं समझता हूँ क्या ये सरकारी नौकरियों का ही पर्यायवाची है क्या? हेलो रोजगार, हेलो, जी बताएं। बेरोजगारी जो है, जो जिस बेरोजगारी की परिभाषा हम एक्चुअली जानना चाहते हैं, क्या ये सिर्फ सरकारी नौकरी ना होने का ही वजह से बेरोजगारी है क्या? सर इसमें आगे जो अभी आपने बहुत बताया, सारे मैंने काफी लोगों ने बातें की होगी, जी लेकिन जहां तक जॉन सर बावर की मैं देख रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं सभी लोगों को कि मैं 40 साल जो हूं वहां गांव से बाहर रहा हूं, लगभग 45 साल। 38 साल में स्टेट बैंक ग्रुप में था, 36 साल स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर में रहा, और विशेष करके जो है साउथ के स्टेट में रहा हूं। जी जहां तक बेरोजगार 1.5 साल से मैं यहाँ गांव में हूँ, जी जहां तक जॉन सर बावर के परिप्रेक्ष्य की बात है, यहाँ सबसे पहली बात है कि लोगों के मानसिक विचारों के चेंज होना बहुत जरूरी है। जी एक मानसिक बीमारी है यहाँ लोगों में कि सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो। हाँ बिल्कुल, उस पर चर्चा हुई थी कि बस सरकारी नौकरी ही जो है रोजगार है, तो कई तर्क निकल के आए हैं नरेंद्र रावत की तरफ से भी, बॉबी पवार, अमर सिंह जी बैठे हैं और प्रेमचंद शर्मा जी। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें आप, जी कृषि एक बहुत बड़ा माध्यम है, और प्रेमचंद शर्मा जी जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जी हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे कई लोग देखे मैंने, सिला कुई में 10,000 12,000 की नौकरी के लिए खुश है, लेकिन गांव में काम करने के लिए खुश नहीं है। हाँ जी और अगर आप इतिहास देखें पूरे जॉन सर बावर का, पिछले 20 साल का, यहां से काफी लोग प्लान कर चुके हैं सिर्फ छोटी छोटी नौकरी के लिए। कृषि में कह रहा हूं, कृषि ऐसी बात नहीं है, एक जो है आप रोजगार का बहुत बड़ा अच्छा साधन है, और हम भाग्यशाली है कि हम इस इलाके में पैदा हुए हैं। जी हमारे पास एक विकल्प है कृषि। अगर नौकरी नहीं है तो विकल्प में जो कृषि है हमारे पास। सभी पैनलिस्ट शायद मुझसे एग्री करेंगे कि आज की डेट में 30 साल से पहले क्या था और आज क्या है। आपका 25% जो है ना, सिर्फ जो भूभाग है उसमें आपकी कृषि होती है, बाकी 25-75% में जो है काम नहीं होता है। आपकी बात पे नरेंद्र रावत कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी नरेंद्र रावत जी बताइए प्लीज। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या कभी हम लोगों ने ये सोचा कि जो लोग गांव से पलायन करके सेलाकुई में काम करने गए हैं, उसके पीछे कारण क्या रहे होंगे? नहीं, वही कह रहा हूं मैं, एक मानसिकता आ चुकी है लोगों की कि नौकरी करनी है। सर ऐसा है, मेरा थोड़ा इसमें मत भिन्न है। हाँ। नौकरी करना इसलिए है क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं जो हमारे यहाँ होनी चाहिए थी, मैं देखिए मैं भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, वो स्कूल वहाँ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मुझे स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिले, वो वहाँ उपलब्ध नहीं है, मुझे देहरादून आना पड़ेगा। तो ये मजबूरी है सर, कोई इच्छा से अपना घर बार छोड़ के कोई नहीं आना चाहता। अगर ये सारी चीजें हमें वहां मिल जाए तो शायद हम लोग घर से निकले ना, क्योंकि हिमाचल का भी हमारे सामने एग्जांपल है। लोग दिन में ऑफिस जाते हैं, शाम को अपने बगीचा देखते हैं। लेकिन हम वही डिस्कस कर रहे थे सर यहाँ पे अभी कि हमारे जो क्या बोलते हैं, सरकार की जो प्रक्रिया है वो इस ओर ध्यान दे ही नहीं रही है कि भाई ये मूलभूत सुविधाएं जब वहां पे उत्पन्न हो जाएंगी तो लोगों का पलायन अपने आप रुक जाएगा, लोग वापस गांव की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। जब वो बेसिक यहाँ पे सरकारी प्रक्रिया पर गाड़ी रुकी हुई है कि कहीं ना कहीं करना तो चाहते हैं युवा, लेकिन सरकारी प्रक्रिया पर गाड़ी रुकी हुई है, वो चाहे सरकार वर्तमान की हो या भूतकाल की हो, पहले की हो। मैं आपको इस पे छोटा सा उदाहरण बता दूं आपको। जी आपके बहुत सारे जितने भी आपके जो संवाद हुए हैं, मैंने सबको देखा है। जी किसी ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात नहीं की है। मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। प्रेमचंद शर्मा जी जानते हैं, अटाल से मीनस के लिए जहां तक इन्होंने प्रश्न उठाया है, एक पॉलिटिकल प्रश्न है नरेंद्र सिंह जी ने, और बड़ा वाजिब सवाल पूछा है इन्होंने। मजबूरी से लोग जो है बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ वास्तव में ये सही बात है कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं का जो है ना अभाव है। कारण कोई नहीं है, सिर्फ राजनीतिक कारण है। यहाँ कोई इतना सक्षम व्यक्ति नहीं है जो कि अपने आप, कोई यहाँ ना तो टाटा है, ना कोई बिरला है, और ना कोई यहाँ मुकेश अंबानी है जो कि अपने बलबूते पे जो है यहाँ सड़क बना सके और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। ये शर्मा जी ऐसा क्या कारण है कि राजनीतिक कारण यहीं पे आ रहा है? मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो है ये जो है बताऊं, सोची समझी चाल है। यहाँ लोग शिक्षित ना हो,
अब आप लोग जो है देखिए, ये जो है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू है। आप कृषि कर लीजिए, उसके लिए मार्केटिंग नहीं है आपके पास। किसी ने कहा, एक पैनलिस्ट ने, उसके लिए रोड नहीं है। सन 66 में पहली बार त्यूनी जो है बस पहुंची, अभी तक जो है आपका त्यूनी चक्राता रोड जो है ढंग से नहीं बना है। 70 साल के अंतराल में आपने जजरेड का जो है अभी तक आपने कोई इलाज नहीं किया है। या पॉलिटिकल व्यवस्था इतनी चरमरा चुकी है, इतना मानसिक, मैं बताऊं आपको, मानसिक हनन इतना हुआ है लोगों का कि दो राय बन के रह गई यहाँ। अगर आप ये सब्जेक्ट करेंगे तो हम जो है बेरोजगारी से हट के जाएंगे, और एक्चुअली मुद्दा बेरोजगारी का है। बेरोजगारी का। शर्मा जी, नरेंद्र रावत कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पर। जी रावत जी। सर, मैं यही कहना चाह रहा था कि असल में क्या है, हम लोगों में इतना हिम्मत ही नहीं है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों से पूछ सकें कि आपने 5 साल में आप क्या करेंगे और क्या आपने किया। दिक्कत यहाँ पे है, क्योंकि हम इसलिए एक तो क्षेत्र बहुत छोटा है, एक दूसरे के रिश्तेदारी में है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्तेदारी होती है, फिर वही अंदर का जो एक झगड़ा है कि अरे तुम उसके खिलाफ बोल रहे हो तो हमारा फलाना ये है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं कई बार मैं पिछले 8-10 साल से मैं सिविल सर्विसेज के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ, और मैं स्पेशली जॉनसार बावर के बच्चों से मैं हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस दलगत राजनीति से उठिए, प्रश्न पूछना सीखिए, ये आपका अधिकार है। वो हमारे माई बाप नहीं है, उनको हमने वोट दे के वहां अपना प्रतिनिधि भेजा है, वो हमारे भाग्य विधाता नहीं है। हमें जब तक हम इनसे ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, या मैं अभी से ही आह्वान कह रहा हूं कि 2022 में जब चुनाव आ रहा है, सर मैं चाहता हूं कि आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति अगर उस क्षेत्र से ही अगर लोगों से ये प्रश्न पूछे कि भाई आप जो आपसे वोट मांगने आ रहा है उससे पूछे तो सही कि आप इन 5 सालों में क्या करेंगे आप। राव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल आऊंगा शर्मा जी, और राव जी मैं आपको रुकूंगा, मैं प्रेमचंद शर्मा जी के पास आऊंगा। प्रेमचंद शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राव जी एक रिक्वेस्ट है मेरी जी। अगर सारे पैनलिस्ट अगर मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार करें, थोड़ा हम एक्सटेंड कर सकते हैं टाइमिंग को, कि आपके पास टाइम की पाबंदी है? बिल्कुल कर सकते हैं, आप काफी लेट आए हैं, थोड़ा टाइम देंगे आपको। हाँ जी। काफी। हाँ प्रेमचंद शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी हाँ सुन रहे। बातचीत चल रही है कि जो है रोजगार कहीं ना कहीं राजनीति में फंस गया है, उलझ के रह गया है। जो रोजगार है हमारा जॉनसार बावर जो है रावत जी, हमारा जॉनसार बावर 2 भाग में बढ़ चुका है। मतलब इधर प्रीतम सिंह और इधर मुन्ना सिंह, बस उसमें हर आदमी। और ठेकेदारों ने तो एक बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है कि उन्होंने क्या कर दिया कि एक ठेकेदार है प्रीतम सिंह का, एक है मुन्ना सिंह का, और दोनों इकट्ठे काम करते। क्या बढ़िया सेटिंग कर रखी है, बढ़िया। और इधर से अगर बीजेपी में काम होता है तो बीजेपी वाला कराता है, मुन्ना सिंह कराएंगा। अगर प्रीतम सिंह के टाइम होगा काम तो होगा, और अपनी आप ठेकेदारी पार्टनर में चला रहे, बहुत बढ़िया सेटिंग कर रखी है। और इसमें पीछे कौन जा रहे हैं? गांव के लोग बुरी तरह से। और उसके लिए जो है ठेकेदारी प्रथा को हमने इसे बिल्कुल कह रहे हैं। नरेंद्र जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि देवानंद जी तो इस क्षेत्र के बारे में, तो अगर तो इनसे पूरा सुनेंगे आप तो चाहे 2 घंटे सुनो। इन्होंने पूरा अध्ययन कर रखा क्षेत्र के ऊपर। कई बार बोलते भी है बेचारे कि यार क्यों इस तरह से तुम कर रहे हो, लेकिन यहाँ आदमी जो है ये नहीं उठाना चाह रहा कि कहाँ पड़े इस समस्या में। वो अपनी उसकी किनारे में बैठा रहता है। जिनको जो विरोध करने लायक है वो विरोध भी नहीं कर पा रहे, वो उनके बन के रह गए है कि भाई उनके ऊपर लेबल लगा हुआ है। और या नेता लोगों को वो पसंद है जो उनके चौखट में बैठे रहे सुबह से शाम तक, और जो कभी कभार जाएगा उनको पसंद नहीं करते। इसलिए हमने तो ये आखिर में ये अपनाया कि हमें कृषि करनी है और कृषि में ही अपना ये बढ़ाना है, और इसीलिए कृषि भी कर रहे हैं। और कृषि से ही रोजगार मिलेगा सब लड़कों को। देवानंद शर्मा जी, आप मन से खेती करें। देवानंद शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी। विरोध करना चाह रहे हैं लेकिन विरोध नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। अब ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये रीजन मैं आपको बताऊं। यहाँ जो कह रहे हैं कि 2 भागों में बट चुका है ये सारा समाज, मैं जॉनसार बावर का पूरा समाज कह रहा हूँ आपसे। और लोगों की जो है मानसिकता बहुत संकुचित है। जैसा प्रेमचंद जी ने कहा कि भाई हाँ मेरा काम हो गया, बाकी जाए भाड़ में। समाज के लिए किसी ने भी कोई कार्य नहीं किया है। बिल्कुल सही बात। अब आप ये देख लीजिए, छोटा सा इश्यू बता रहा हूं मैं आपको। प्रेमचंद जी, मैं बाकी इलाके को जानता नहीं हूं, और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा क्या इरादा आगे जाके करने का, मैं बता दूंगा आपको।
मैं 40 साल बाहर रहा हूँ, अब वापस आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 1.5 साल से गांव में ही हूँ, गांव में ही काम कर रहा हूँ और खेती बाड़ी कर रहा हूँ खूब। बिल्कुल। यहाँ की मूल जो प्रॉब्लम है, यहाँ हर एक चीज का राजनीतिकरण किया है, जीवन का राजनीतिकरण किया है, जीवन का। जो आप बेरोजगार की बात करें, बेरोजगार की बात करें, उसका भी राजनीतिकरण हो चुका है यहाँ। मैं आपको बताऊं एक शब्द अंग्रेजी में डीएनए, हर एक के डीएनए में यहाँ जो है एक राजनीति घुस चुकी है। आलम इस कदर है यहाँ, मैं बताऊं आपको, आपका आलम ये, मैं बताऊं आपको, आलम इस कदर हो चुका है यहाँ कि इन्हें इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। अगर आप कृषि भी कर रहे हैं, उसमें भी इनको राजनीति दिखेगी। सरकार की तो चाहे कुछ भी बात कहिए आप, 20 साल से स्टेट बना हुआ है, हो चुके हैं लगभग। लचर अवस्था है, चाहे बीजेपी की हो या चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन जहां तक क्षेत्र का है, किसी ने कोई कार्य नहीं किया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। त्यूनी एक हमारा जो है सब सेंटर है इस एरिया की। अगर देखा जाए, त्यूनी और चक्रता रोड जो है ना, एक लाइफ लाइन है, देहरादून से जुड़ी हुई यही लाइन हमारी पहले। देवानंद शर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अमर सिंह चौहान जी हैं बोहरी से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे। प्लीज जी चौहान जी। मैं पहले तो माननीय देवानंद शर्मा जी का आभार प्रकट करता हूँ कि आप आए हैं, थोड़ा लेट आए हैं और हमारे विचार को ये सही ढंग से सुन नहीं पाए हैं। देवानंद बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं और इतने सालों बाद अब अपना कारोबार भी अच्छा कर रहे हैं। मैं इसके लिए इनको बधाई देना चाहता हूँ। इनसे हमको सब कुछ सीखना चाहिए। जहाँ तक रावत जी बेरोजगारी करने की बात है या राजनीति की बात है कि भाई मुन्ना चौहान वर्सेज प्रीतम सिंह, हम लोग ये चाहते हैं कि वो हम लोगों की गलती है, उसमें भी हम लोग ये चाहते हैं हम तीसरा विकल्प क्यों ना खड़ा कर ले, हम तीसरे विकल्प का साथ क्यों नहीं देते। नंबर एक बात। दूसरी बात, जो हमारे जितने भी नेता है, चाहे वो कोई भी नेता है, वो व्यक्तिगत बात की जो बात करते हैं अपने जोनसार बावन में, मैं बहुत सारे लोगों से डिस्कस करता हूँ। देखिए, जब सरकार है तो सरकार की बात करनी चाहिए। जिस तरीके से सरकार में अभी योजना चल रही है, काम चल रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है सरकार, लेकिन उसको धरातल में लाने के लिए जिम्मेदार कौन है? जो बीच के जनप्रतिनिधि हैं। और जहां तक ठेकेदारी की बात है, मैं मानता हूँ ठेकेदार हमारे यहाँ बहुत सारे हो गए, हर घर में ठेकेदार है, और काम छोड़ दिया, सब ठेकेदारी करने लग गए। मैं चाहता हूँ कि यदि कमीशन खोरी बंद हो जाए तो हर जेई, हर एक्शन अपने काम को गुणवत्ता लेगा, गुणवत्ता से काम करना पड़ेगा। जब तक हमारे यहाँ कमीशन खोरी है, हिमाचल में अच्छा काम क्यों होता है? वहां पे बिल्कुल कमीशन नहीं देता है ठेकेदार। वहां पे जो भी काम करते हैं अच्छा काम लेती है, और जो जेई है उनको कोई कमीशन नहीं दिया जाता है। यहाँ पे इसीलिए धांधली होती है। ठेकेदार होना कोई गलत बात नहीं है, ठेकेदारी होना एक वो भी लाभदायक बात है, अगर कोई अच्छी ठेकेदारी करे और गुणवत्ता को समझे, जिसको प्रैक्टिकल ज्ञान है कि भाई ठेकेदारी में कितनी रोड होनी चाहिए, कितना रेता होना चाहिए, जो उसकी क्वांटिटी उसके हिसाब से वो काम करना चाहिए। मेजरमेंट जे क्यों बेकार कर देता है, क्यों खराब रोड को भी अच्छी दिखा देता है, क्यों उनको कमीशन देना, हम लोग उनके घर चले जाते हैं। इसलिए ठेकेदारी होना गलत नहीं है, लेकिन कमीशन पूरी गलत बात है। रही बात सरकार की या रोजगार की, मैं सभी पढ़े लिखे लोगों से, अपने युवा साथी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तब भी आपका बहुत अच्छी बात है, आप प्रयास करें। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी भी गलत नहीं है, अच्छी नौकरी, लेकिन चौहान जी मैं रोकना चाहूंगा आपको। आपने बात करी कमीशन खोरी की, बॉबी पंवार जी के पास आऊंगा। कोई समाधान बताइए जो कमीशन खोरी रोक पाए। देखो, कमीशन खोरी का जो ये समाधान है, अब ये तो हमारे कुछ ना कुछ परसेंटेज तो इसमें हमारे विधायक जी को भी जाता होगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज हमारे जिला पंचायत जी को भी जाता होगा, जितने भी हमारे प्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं ये लोग सब इसमें मिले हुए हैं। और कमीशन खोरी को इससे ही बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, यदि हमको कमीशन खोरी समाप्त करनी है तो सबसे पहले तो हमें खुद से ही सुधार लाना पड़ेगा। अब मैं ठेकेदार हूँ, मैं ही जब मैं एक कोई एप्लीकेशन मार्क करवाता हूँ, उसके बाद जब वो जेई के पास जाती है और जब उसका एस्टीमेट बनता है, नहीं 5-10 हजार देके उसके हाथ में, यार जल्दी इसको करना और अच्छा एस्टीमेट बनाना, कहीं ना कहीं मैं भी उसका जिम्मेदार हूँ। उसके बाद वो फाइल शासन में पहुंचती है, शासन में फिर 2% आप कमीशन देके जाओगे कि आप जल्दी इसको करवा दीजिए, फिर जाके आपका काम स्टार्ट होगा। उसके बाद जब पेमेंट करने की बात आएगी तो आपको फिर वो कहते हैं कि 40%। तो जब आप 40% कमीशन दोगे तो आप 60% में क्या काम कर लोगे?
60% में काम करना नामुमकिन ही होगा, तो क्या गुणवत्ता होगी उस काम की, वो सारी चीजें देखने की है। तो कमीशन खोरी भी तभी समाप्त हो सकती है यदि हम सब संकल्प ले कि आज से हम जो काम करेंगे वो बिल्कुल फेयर करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे और हम काम अच्छा करेंगे। उसके बजाय नरेंद्र रावत जी, आपका वीडियो रोटेट हो गया है। नरेंद्र रावत जी, वीडियो रोटेट हो गया आपका। और जो कमीशन देने का सर ये बात है, यदि आप अच्छा उच्च लेवल का गुणवत्ता का काम करते हो तो कमीशन देने की जरूरत नहीं है। शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्रेमचंद शर्मा जी। काम ही उस लेवल का करते हैं। पवार जी, शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं अमर सिंह जी से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, पूछना भी चाह रहा हूँ कि ये कमीशन खोरी रुकेगी कैसे? हम और आपके चेले तो नहीं रुक सकती जब तक सरकार का के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, नेताओं का ये नहीं होगा, ये किसी सूरत में नहीं रुकेगी। ये तो बढ़ रही है, ये तो बढ़ जा रही है। ये तो ऐसा नासुर बन चुका है कि हर आदमी जो है अब रिश्ता भी आज उसका हो रहा है जिसको ये कहते हैं कि ऊपरी आय भी है कुछ इसके भी। मास्टर के लिए दिक्कत हो गई अब रिश्ते करने में, क्योंकि हर आदमी ससुराली भी ये पूछते हैं कि इसके ऊपर की आय भी है कुछ। ऊपर की आय क्या है? वो कमीशन ही है। इसके लिए तो सरकार को और नेताओं को इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, तभी ये रुकेगा। नहीं तो ये धंधा जो ऐसा चल रहा है कि जैसे जज रेड और इच्छाड़ी जो है विभागों के लिए वरदान है हर साल के लिए, उसमें उनके अच्छा खासा ये बन जाता है। और इसलिए जो कमीशन खोरी को अपना तो सरकार के और नेताओं का काम है, और रोकिए और ताकि जो है सही ढंग से काम हो सके। अमर सिंह जी, आप इस पर क्या बताएंगे थोड़ा? मैं सर बिल्कुल अपने आदरणीय शर्मा जी के, प्रेमचंद शर्मा जी के बात से सहमत हूँ कि कमीशन खोरी किस तरीके से रुकेगी, इसका विकल्प हमको ढूंढना होगा। तो सर रावत जी, मैं चाहता हूँ कि कमीशन खोरी केवल एक व्यक्ति नहीं रोक सकता है, सरकार भी इसमें दोषी है, नेता भी दोषी है, लेकिन कमीशन देने वाला सबसे ज्यादा दोषी है। जिस तरीके से मैं बात करता हूँ, अभी हमारे यहाँ जो है, हमारे माननीय अभी रावत जी ने कहा था कि हमारे यहाँ जो है नरेगा का बहुत अच्छा काम चलना चाहिए और चलेगा, लेकिन नरेगा में भी क्या है, जब हम लोग उसकी जो क्या बोलते हैं पहले साइड को देखते हैं नरेगा की, पहले क्या होता था, नरेगा के काम हम बहुत सारे कर देते थे, पहले करे हुए काम को दिखा सकते थे, लेकिन अब सरकार ने उस पर प्रतिबंध कर दिया है। उसकी पहले आप फोटो लेनी है तब उस काम को शुरू करेंगे। इसके खिलाफ ही प्रधान पे धरने पे बैठे हैं। हम कहते हैं कि प्रधान भी दोषी है, ठेकेदार भी दोषी है, लेकिन हमको जागरूक होना पड़ेगा। जैसे शर्मा जी ने कहा है कि जो आदमी ठेकेदारी लायक नहीं है, जो अच्छी गुणवत्ता नहीं दे सकता है, वो अपनी खेती बाड़ी का काम करे, और जो ठेकेदारी में अच्छी गुणवत्ता दे सकता है, कमीशन नहीं देगा जेईई को और अच्छा काम देगा अपने बलबूते पे, किसी नेता की सपोर्ट पे नहीं। मैं कह रहा नेता विधायक तो जरूर कहेगा कि भाई अगर काम भी नहीं हुआ है फोन करवा लो विधायक जी से, तो उसका काम चल जाता है, लेकिन वो फिर एक चोरी बाजारी हुई। हम कहना चाहते हैं अपने आत्मनिर्भर, हमारी सरकार क्या कह रही है, मोदी सरकार, आत्मनिर्भर बनिए। आप जो भी काम करोगे अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए कि मेरी अपनी क्षमता होनी चाहिए कि मैं इस काम को अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। आदरणीय शर्मा जी ने बहुत अच्छा बगीचा लगाया, आज आप बहुत बड़े बागवान है और होने भी चाहिए। आपसे हमें सीखकर मिलनी चाहिए, और हम ये भी चाहते हैं और लोगों को भी वहाँ पे सेमिनार में हम चाहते हैं, जैसे पंतनगर जाते हैं, क्यों ना हड़ताल में शर्मा जी से ज्ञान लिया जाए। लेकिन जहां तक कमीशन खोरी है, कोई भी एक व्यक्ति नहीं रोक सकता, ये वही व्यक्ति रोक सकता है जो अपने में ये कह सकता है कि मैं ठेकेदारी करूंगा, तभी गुणवत्ता से ईमानदारी से काम करूंगा, लेकिन ऐसा कोई जौनसार बाबर में अच्छे ठेकेदार अभी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ठेकेदारी यहाँ नाम की रह गई, अब तो धीरे धीरे आऊंगा आपके पास। मैं देवानंद शर्मा जी, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी जी। हाँ, एक शब्द आया था, राजनीतिकरण हो गया है। हाँ जी, इस पे आप कुछ बताएंगे जरा? नहीं, राजनीतिकरण अभी डीएनए की बात बोली, क्योंकि डीएनए में जो है राजनीति को घुस गई है। हाँ, पूरी डीएनए में। अब ये देख लीजिए, आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, अब इन्होंने कहा मनरेगा, ये तो पंचायत सिस्टम के थ्रू आता है मनरेगा काम। हाँ जी। एक क्वेश्चन करना चाहूंगा यहाँ, राजनीतिकरण, ये जितने भी यहाँ लोकल मतलब ये चुनिंदे जो मेंबर हैं, चाहे वो किस चीज के होते हैं, यहाँ 3 टायर सिस्टम है, तो इसमें से कितने लोग जो है ना सही लोग हैं, जबकि सारे पिछले आपके जो 2-3 संवाद हुए उसमें कहने के यूथ आए 80%, लेकिन उसमें से 80% ही मैं कहूंगा कि वो जो है ना करप्ट लोग हैं।
मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ के लिए, जो एक सॉल्यूशन जो है, यहाँ सब लोगों की मानसिकताएं जो बहुत बिगड़ चुकी है, और सिर्फ राजनीति की वजह से सारा मुद्दा उठता है राजनेताओं पे। इन्होंने इस इलाके का ऐसा सत्यानाश कर रखा है, मैं कह नहीं पा रहा हूं आपसे। छोटी छोटी, अब ये कमीशन वाली बात आई, मैं बताऊं आपको, पीडब्ल्यूडी का एक छोटा सा इंजीनियर जेई, उसकी इतनी हिम्मत है यहाँ, वो ये कहता है ठेकेदार को कि पहले कमीशन दे, फिर उसके बाद तेरा चेक काटूंगा। तो ये किसके बलबूते पे हो रहा है? राजनेताओं के बलबूते पे हो रहा है। नहीं सर, राजनेता थोड़ी बोलते हैं कि मतलब जो है इस तरीके का, जब कहीं ना कहीं हम जो है राजनेता देते हैं, अगर हम काम नहीं करना चाहते या उसमें गुणवत्ता हम कम लाते हैं, अपने को जो है परसेंटेज हम, अब आप ये बता दीजिए, सबसे बड़ा प्रश्न से ये है कि हम जो है राजनेताओं को ही क्यों दोषी ठहरा रहे हैं। अगर मुन्ना चौहान, प्रीतम सिंह की हम बात करें, कहीं ना कहीं दोनों ने जो है जोनसार बावर का प्रतिनिधित्व भी किया है। मैं अगर थोड़ी बात जो आप जी जी ये वो किया है, इनको एक आइडल माना है, जैसे हर एक आदमी मानता है किसी को आदर्श। बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ साथ जो है ना, एक ध्रुवीकरण कर दिया है इन लोगों ने, और हर एक डिपार्टमेंट, आप एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कीजिए, कमीशन वाली बात है। वही मैं उसी बात पे आऊंगा कि इन लोगों के करने से क्या हुआ, हमारे चाहने से हुआ ना सर, हम खुद गलत थे। नहीं, आप रावत जी देखिए, कोई भी आप कार्य करेंगे लॉस के लिए तो कोई नहीं करेगा ना। जी जी बिल्कुल। मैं खुद उसका उदाहरण हूं। मैं यहाँ आकर के कुछ एक काम किया था, मैं उसका उदाहरण हूँ उस चीज के लिए। जी बिल्कुल, मुझे खुद प्रैक्टिकल ज्ञान है इस चीज का। जी जी जी। कि हाँ, ये जो कमीशन खोरी जो है ना, विशेष करके ब्यूरोक्रेट जी, ब्यूरोक्रेट कैसे किस बलबूते पे ऐसा कह सकता है कि पहले कमीशन दो फिर आपका चेक फाड़ूंगा मैं। इनको तो, और सारे काम जो है राजनेताओं के थ्रू होते हैं। यहाँ हर एक चीज में राजनीति आती है। सबसे बड़ी समस्या यह है, लोगों की मानसिकता को चेंज करना बहुत जरूरी है। हर बात में राजनीति है सर, तो ठीक है, उपाय कहीं ना कहीं हमको ढूंढना पड़ेगा। ये तो परेशानी होगी, ये तो प्रॉब्लम हो गई है। किसी ने किसी को उपाय क्या है, किस तरीके से होगा ये? जब ठेकेदारी वाली बात करते हैं यहाँ, या एक्चुअली ये जो शुरुआत हुई है ठेकेदारी से ही हुई है यहाँ। अगर आप देखें सन 70-80 के दशक से जो है कमीशन खोरी चलती थी 2-3%, अब बढ़ते बढ़ते 40% पे आ गई है। और इसमें सारे जो है, जैसे कह रहे हैं ध्रुवीकरण, दो लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी से हैं, और सारा जो है कमीशन के बेसिस पे चलता है। आपके प्रधानों के यहाँ जो काम होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ जो है वो व्यवहारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से हुआ है, सामुदायिक नहीं हुआ है। सर व्यक्तिगत जो विकास हुआ है, आपने बिल्कुल सही कहा, व्यक्तिगत विकास हुआ है। तो अगर हम दोनों जनों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम दो जगह फंसे पड़े हैं इसमें। तो इसमें आज के युवा से अगर हम बात करते हैं, कृषि की बातें करते हैं और जो आत्मनिर्भरता की बातें करते हैं, तो क्या ये बातों तक सीमित है या इसमें कुछ करना भी चाहते हैं? नहीं करना चाहते? नहीं करना, युवाओं को आगे आना है इस बारे में। हम लोग तो ये देखिए, कैसे आएंगे सर? कैसे, मतलब कैसे? किसी न किसी रूप में आना है। जैसे कई आपके हैं, कई प्लेटफॉर्म से आपके आ जाए कोई। नहीं, वही ना सब बातें हो रही है, जो प्लेटफॉर्म पे आए भी हैं। सबसे पहली बात तो एग्रीकल्चर के विषय में बात हो रही है, लेकिन एग्रीकल्चर बातों से नहीं। ये तो आप खुद बोल रहे हैं, मैं खुद 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना, इसके लिए तो मेहनत कक्ष लोग चाहिए। मैं इसे कह रहा हूँ आपको, फिर वही मानसिक विकास जब तक ये नहीं होगा, आपकी मानसिक धारणाएं नहीं चेंज होगी, मानसिक विकास नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। आप किसी भी कार्य करते हैं, गंभीरता से कीजिए आप उसको। बिल्कुल, आपके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इसका उपाय भी तो बताएं। ये तो परेशानियां हैं। नहीं, अब इस पे नहीं, सुनिए, ये आज तक रहा। अब ये देखिए, डिजिटल सारथी पहला प्लेटफॉर्म ऐसा है जॉनसन बावर का, जिन्होंने ये संवाद शुरू किया है। जी। इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ चुका है, काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं। मुझे नहीं पता, आप ही को पता होगा इसकी टीआरपी क्या है, बता नहीं, मुझे नहीं पता। जी। मैं शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्रेमचंद शर्मा जी। मानसिकता बदलनी पड़ेगी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कमीशन पे बात हो रही है जी। अगर कमीशन नहीं देनी इन नेताओं को, अधिकारियों को, तो कृषि में आ जाओ, मुझे किसी की कमीशन नहीं देनी पड़ती। अपने इससे खेती में जो फसल होती है अपने आप ले जाते हैं, किसी को 1 रुपया की कमीशन नहीं देनी पड़ती है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि कमीशन से अगर छुटकारा पाना है तो कृषि को अपनाना। मैं आपकी बात को काटूंगा, देवानंद शर्मा जी के पास आऊंगा। सर, मैं इसी की बात कर रहा था कि जो है कमीशन को खत्म करने के लिए खेती करनी पड़ेगी, और खेती करने के लिए हमें मशक्कत करनी पड़ेगी। बातों से खेती नहीं होगी। नहीं मैम, वही आप खुद खेती कर रहे हैं। मैं आपको इसका उदाहरण बता दूं। इस गांव में सबसे बड़ी मानसिकता वाली बात, किसी पैनलिस्ट ने कहा था
कि वो जो है अगर कोई लड़का उसको नौकरी नहीं लगती तो उसके जो है माँ बाप ही उसे जो है टॉर्चर करते हैं जी। शायद किसी पैनलिस्ट ने कहा था। इस समाज में सबसे बड़ी विडंबना यही हो चुकी है, मैं यहाँ आया हूं तो उनके लिए मैं यहाँ प्रवासी हूँ, यहाँ के गांव वालों के लिए। जी। शब्द है ना अंग्रेजी में ऑड मैन आउट, जी जी, वो चीज हूं। और एक जैसे कहते हैं ना आप, एक बज़वर्ड और क्या कहते हैं सब्जेक्ट मैटर बन चुका है कि आदमी आया है, पागल हो गया है, रिटायर होकर यहाँ खोद रहा है, क्या कर रहा है, किसको हमारे पोष बोल रहा है ना, कई चीजें। जी जी, माफ करना, थोड़े बहुत शब्दों की जो है कमी है मेरे पास, इसलिए क्योंकि मैं साउथ वो हो जाता है। अगर 40-45 साल आदमी बाहर रहे तो शब्दों की बहुत ज्यादा कमी होती है। आप तो बोल पा रहे हैं फिर भी। अभी अपने गांव की भाषा में थोड़ा बहुत फर्क आ गया। परसों एक शब्द ऐसा बोल दिया मुझे कि बेटकुड़ियां जो हंसने लगी मेरे ऊपर। अपनी भाषा में बात की, समझ नहीं गया, समझ नहीं पाया मैं। अब सर बॉबी पवार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पे। बॉबी पवार जी, बहुत जरूरी है, मानसिक विकास बहुत जरूरी है। मानसिक बॉबी पवार जी कुछ आपकी बात पे बोलना चाह रहे हैं। जी जी पवार साहब की बोलता कि मानसिक विकास जरूरी है, तो मानसिक विकास कोई की जरूरी है जी। बात में मैं ही बोली थी कि हमारे माँ बाप या हमारे रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोसी हम टॉर्चर करो जब हम बड़ी डिग्री लेके जब फर्क भी लग जाओ, सबसे बड़ी बात है जी है। दूसरी बात ये जी है, तो इसमें समय से लगी गुजरता और मेरे साथ के सारे जोनथार पावर के पूरे देश के छोरा केतु समय से लगी गुजरता है कि जब आओ मेरी बेटी और यहाँ त्याग जाओ सर्क मुख दामा चाहे सरकारी नौकरी वाला चाहिए, ठीक है, या मेरी भाई टियोली मुख जो त्यागा पति चाहे तो सरकारी नौकरी वाला चाहिए। पहला हमें कृषि करो, ठीक है, पर हमारी जो व्यापारों बात ये जी आई थी सामने सोशल मीडिया में खूब चलो कि हम कृषि कर दे, सब कुछ कर दे, पर जो हमारी जो छोरिया है मतलब ध्यान छोड़िया है तो चाइना गोरे रण तो नौकरी वाला चाहिए। तो ये मानसिकता कशी बदलून दी, तो मानसिकता बदलने का यो पड़े करनी हम उपाय। अच्छा, अमर सिंह जी कुछ देवानंद सर, अमर सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अमर सिंह जी जी। मैं बिल्कुल बॉबी पवार जी के बात का समर्थन करता हूं, और बॉबी पवार जी ने जितनी भी अभी तक डेबिट में बात की है वो बहुत ही अच्छी बात और सोच समझ वाली बात की है। हम सभी डेबिट में जितने भी लोग हैं सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए धीरे धीरे समाज बदल रहा है, डिजिटल इंडिया बन रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स जो मीडिया के माध्यम से आप हमें इस डेबिट के माध्यम से अवगत करा रहे हैं, मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ रावत जी। जहाँ तक बॉबी पवार जी ने मुझे अवगत कराया कि भाई हमारे यहाँ की महिला भी जो है नौकरी वाला चाहो, अपने रिश्ता भी नौकरी वाला चाहो, तो ये मानसिक सोच है, हमारी सोच को बदलना भी जरूरी है। जिस तरीके से देवानंद शर्मा जी ने, देखिए इतने पढ़े लिखे आदमी है और इसके बाद भी अच्छा कार्य कर रहे हैं आके, तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है जोनसार पावर में, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ तक बेरोजगारी दूर करने की बात है या भ्रष्टाचार को दूर करने की बात है, वो तो केवल सर हमें अपने गांव में, अपने समाज में छोटी छोटी समितियां बनानी पड़ेगी, जो रिश्तेदारी ना रहो कि भाई ये रिश्तेदार मेरा प्रधान या मेरा भाई हो या मेरा रिश्तेदार जो गलत करता है, प्रधान है या वो ठेकेदार है या वो विधायक है, उसको उजागर करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लोक पंचायत का। लोक पंचायत जितने भी हमारे यहाँ काम हो रहे, कहीं कहीं ऐसे काम है जो लोक पंचायत उसका उजागर कर रहा है, तो उस उजागर करने से हमारे जोनसार पावर को बहुत फायदा मिल रहा है लोक पंचायत की वजह से। क्योंकि जो नेता सत्ता में रहता है, बीजेपी चाहे कांग्रेस है, क्या करते हैं, भ्रष्टाचार भी वो करता है। भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है? तीसरा विकल्प, जिस तरीके से हम गांव में प्रधान बनाते हैं, प्रधान के पीछे कमेटी होनी चाहिए, और प्रधान को ये भी सोचना चाहिए कि नरेगा का काम अगर अच्छा कर रहे हैं तो आप कमीशन क्यों दे रहा है? आप हमें कोई भी कमीशन नहीं देनी है, ना आपको प्रधान को कमीशन देंगे, ना प्रधान आगे कमीशन देगा। हमें जो काम गाँव का वाला, ग्राम पंचायत का वाला, हम उस काम कर लेंगे। मेरा भाई देवानंद शर्मा जी जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी। हाँ सर, वही है कि मतलब जो है अपना जो है जिस तरीके से इन्होंने बात करी है बॉबी पवार जी ने, और आप भी बात कर रहे हैं, मानसिकता सर कैसे बदलेगी? मतलब हम अगर अटके रहेंगे एक चीज पर, हम अगर किस तरीके से इसके का कोई मतलब इस तरीके से कोई कैंप तो लगेगा नहीं कि मतलब ठीक है इस बार जो है युवाओं की मानसिकता ठीक करने का कैंप लगा है,
किस तरीके से बदलाव आएगा सर? मतलब वही घुमा फिरा के बात खेती किसानी पे आ रही है, जो फिजिकली करनी पड़ती है, बातों से नहीं करनी पड़ती। आप भी पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं और आपको पता है किस तरीके से मशक्कत कर रही है। 64 साल की उम्र में प्रेमचंद शर्मा जी कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, टेक्निकल कर रहे हैं। युवाओं में बॉबी पंवार जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन बातों से खेती किसानी नहीं होती। यहाँ इस मुझे लग रहा है इस तरीके से कि यहाँ पे बदलाव जरूरी है, आधुनिकीकरण लाना पड़ेगा। प्रेमचंद शर्मा जी कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी। अरे ऐसा ना, ज्यादा लंबी बातचीत हो गई है। मैं एक छोटी सी कविता सुना रहा हूँ जौनसारी भाषा में। जी। कि जौनसारी ने बाउरो दिया नेते की बाड़ो, बादे बाजी हुए नेते बैठो कोई बाकरी में न उगाड़ो। जौनसारी ने बाउरो दे बादे बाजी हुए नेते, काम बाजे सांड दे लागे आमो दे पहते। कारो चेई घूमने के नेते, खाना होटलों का फिरी, दीबे डोकते ओशाई छोड़े आरी नेतागिरी। जौनसारी ने बाउरो दी नारी बोणी पोरधानो, जी में गाय का हांड ना जोड़ा ऊपर देखो आसमानो। जौनसारी ने बाउरो दे नेता ऐसे बोणे पोरधानो, पब्लिक को खदिया बैंक न कोर जॉब खाओ अनुदानो। जौनसारी की राजनीति बेगी दी खींचातानी, तोई के बाणी जोड़ की जोई के गांव वती ने जानी। जौनसारी ने बाउरो दी बेगी होई मनमानी, तोई के बाणी नोयरी जोई के जेमी वती ने पानी। बोटोरी चाली राजनीति, झूठे लालचों के पाड़े दाव, फूटो पाड़ी गांव गांव दी एजे राजनीति के साव। अब मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, यही मेरी एक कविता। नहीं, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। मतलब आपने तो अच्छा भाई बाद में सुना, नहीं तो पहले ही खत्म हो जाता अगर प्रोग्राम। तो मैं इस कार्यक्रम को अंतिम छोर की तरफ ले जाता हूं और इसका समापन की तरफ मैं देवानंद शर्मा जी, थोड़ा आप बताएंगे कि काफी समय हो गया, 1.5 घंटा हो गया है, माफी चाहते हैं तो समय नहीं दे पाए आपको ज्यादा। आप कुछ थोड़ा बताएंगे अपने विचार वगैरह, किस तरीके से बदलाव या किस तरीके से होना चाहिए? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ओवरऑल विकास हो इलाके का, जी, सबसे पहले जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड बहुत जरूरी बननी चाहिए। डिस्टेंस को कम करना है हमें, बहुत जरूरी है जी। चक्रता त्यूनी जो है सिर्फ एक जो है 80 किलोमीटर रास्ता है, 5 घंटे लगते हैं जी। सबसे पहले जो है पहाड़ों के लिए जो लाइफ लाइन है वो रोड सबसे पहले दुरुस्त होनी चाहिए जी। आप अगर डिस्टेंस को कम कर सकते हैं तो बाकी चीजें खुद फॉलो कर जाएगी। सर डिस्टेंस की मैं अगर बात करूं, कुछ रोडें, मैं आपकी थोड़ी बात काटूंगा, कुछ रोडें ऐसी हैं जो सरकार ने, क्या वर्तमान की सरकार ने, क्या पिछली सरकार ने रोडें पास करवा दी, कहीं ना कहीं आपसी रंजिशों में जो है हमने रोडें बनने नहीं दी है। 10 साल लग गए, 15 साल लग गए हैं, और जो ठेकेदार सरकार के सर फोड़ देते हैं, क्षेत्र पर जनप्रतिनिधि या विपक्ष पक्ष के सर फोड़ देते हैं। अभी भी कुछ शायद रोडें ऐसी हैं जिसमें विवाद चल रहा है। तो सर अब विकास हम खुद नहीं चाह रहे हैं, हम जो है जनप्रतिनिधि पे जो है उसका वो मर देते हैं। नहीं, उस चीज को मत देखिए आप। मैं और छोटी छोटी रोड के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं मेन रोड जो होती है आपकी किसी न किसी दो जो जगह जोड़ती है, जैसे हमारे लिए त्यूनी जगह है, चक्राता त्यूनी और देहरादून चक्राता। देहरादून चक्राता का भी हाल आप जानते हैं, जज कभी ना कभी जो है आपको धोखा दे देता है हर साल। बिल्कुल 70 साल के अंतराल में अभी तक वहां का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए वो। आप कृषि कर लीजिए पटाल में, अगर आपकी रोड खराब है वहां के जजरेड़ में है और इधर जो है इछाड़ी में है, तो आपका माल जो है त्यूनी वहां से सॉरी आपका ना विकास नगर पहुंच पाएगा, ना देहरादून पहुंच पाएगा, ना दिल्ली पहुंच पाएगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, बगल में हिमाचल है, विकास देखिए आप, विकास की जो दर है अगर आप देखें, मैं एक 2 लाइन की बात करता हूँ, कालसी से त्यूनी वाया चक्राता, आप सारे स्टेशन को देख लीजिए उनके क्या डेवलपमेंट हुआ है। फिर आप देख लीजिए कालसी से पुरोला होते हुए आपका जो है मोरी तक, ये वाला रूट कितना डेवलपमेंट हुआ है इन इलाकों में, क्यों हुआ? आवागमन। सर वो जो जिस रूट की आप बात कर रहे हैं वो 4 धाम रूट है, और हम जो है जनजातीय क्षेत्र में आते हैं, जनजाति की वजह से उसके बावजूद भी नहीं हो पाए हम लोग। और प्रेमचंद शर्मा जी बताएंगे हमको एक चीज। नहीं, अमर सिंह जी बताना चाह रहे हैं कुछ। अमर सिंह जी आप थोड़ा बताएंगे, संक्षेप में बताएं सर, समय कम है प्लीज। बिल्कुल रावत जी, आपका बहुत समय आज हमने ले लिया है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इस डेबिट के माध्यम से। सभी लोग अच्छे लोग बैठे इसमें। मैं देवानंद शर्मा जी की बात से बिल्कुल समर्थन हूँ कि रोड बनना अति आवश्यक है। अगर रोड होगी, पानी होगा, स्कूल होगा, तभी तो विकास होगा। लेकिन जहां तक रोजगार खत्म करने की बात है या रोजगार को हम किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, हम उस मुद्दे पे आना चाहते हैं रावत जी।
और वो मुद्दा ये है कि हम लोग ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को खेती बाड़ी में अच्छा ध्यान देना चाहिए। हर घर में अगर 4 पढ़े लिखे लोग हैं, 4 नौकरी कर रहे हैं, तो 2 भाई जो घर में वो भी अपना अच्छा सा व्यवसाय कर सकते हैं। आज के डेट में ऐसा नहीं है कि जौनसार बावन में हम लोग किसी कार्य को नहीं कर रहे हैं, खेती भी अच्छी कर रहे हैं। बगीचे अभी हमारे शर्मा जी का बगीचा अटाल में बोलो, बुलाड़ में प्रताप सिंह रावत जी का है, एक से एक बगीचे लग रहे हैं और नकदी फसल में हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जहां तक हम शहरी क्षेत्र की बात करते, पहले हम शिमला मिर्च के बारे में रावत जी जानते भी नहीं थे कि शिमला मिर्च क्या होता। आज के डेट में हमारे यहाँ शिमला मिर्च है, गोभी है, हर चीज नगद फसल होती, लेकिन इसको पहुंचाने के लिए भी जैसे हमारे माननीय देवानंद शर्मा ने कहा है कि रोड का होना अति आवश्यक है। सबसे पहले रोड, पानी और स्कूल, ये तीनों चारों चीजें अच्छी हो जाए, लेकिन इसको करने के लिए हम ही लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी अमर सिंह जी, मैं थोड़ा समापन की तरफ हूँ, मैं बॉबी पंवार जी के पास आऊंगा। बॉबी पंवार जी, थोड़ा संक्षिप्त अपनी बात बताइए बेरोजगारी के लिए। एक जवाब अपनी बातों जो रखना, तो सबसे पहले जी बात है कि जो ये शर्मा जी और चौहान जी कह रहे हैं कि हमारी रोड जो है बहुत मतलब अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में हमारी ये टमाटर वगैरह की जो फसल जो ज्यादातर हमारे यहाँ लगती है, ये सारी फसलें खराब हो जाती है, वो ना विकास नगर दिल्ली ना देहरादून पहुंच पाती है। और बात यह भी है कि युवाओं को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप आइए, किसी क्षेत्र में आप काम करिए और इस मानसिकता को बदलिए कि आप किसी उसमें संविदा बेच के या ठेला कोई में 10-12 हजार की नौकरी करके, इससे काम नहीं चलने वाला। क्योंकि जब इंसान परिवार से जुड़ता है और जब वो अपना परिवार बसाता है, तो इतने पैसे से काम नहीं उसका चलता। तो कहीं ना कहीं हम जो अपना बागवानी और अपना खेती करेंगे, उसके साथ जब नकदी फसलों का हमारा जो काम शुरू होगा, तो हमारे पर दिन की आय होगी, तो कहीं ना कहीं उससे हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। धन्यवाद। तो मैं वही कहना चाहूंगा, और ये मानसिकता बदलनी होगी जौनसार पावर के युवतियों को भी। ये मैं संदेश देना चाहूंगा जौनसार पावर की जो हमारी ज्ञान पीढ़ी आती है, जी मानसिकता पड़ती बदलने की मुख पड़ती चाहिए, नौकरी वाला चाहिए। अरे नौकरी वाला कोई के नहीं दी, और कोई कहला इसी नौकरियां नहीं लगती। जब कंपटीशन इच्छा बॉडी तो नौकरियां कोई की लगी लगती, पर जब अच्छा ईमानदार और तेरे बात सुनने वाला पोती जब मिल जाएगा, तो ते संतुष्टि के तुम हो जाओ। आवे जी एला संदेश जौनसार पावर के ध्यान सुनिया लगी देना। धन्यवाद। शर्मा जी, देवानंद शर्मा जी जी, हाँ, थोड़ा संक्षेप में अंत में इसका जो है समापन की तरफ मैं जा रहा हूँ जी, बताएं थोड़ा। अभी एक्चुअली समय काफी हो गया, मैंने आपका समय ले लिया है, और मैं चाहूंगा कि विकास के मुद्दे पे आप जो है कुछ और 2-4 इस टाइप के जो है संवाद जरूर करें, क्योंकि मेन मुद्दा मैं बता रहा हूँ आपको, ये रोड का है, मेडिकल और एजुकेशन, ये बाद में फॉलो कर जाएंगे आपको। जी जी। अगर आपका डिस्टेंस तिवनी से चक्राता 2 घंटे का हो जाता है, अगर कोई मरीज सीरियस भी है तो चक्राता पहुंचाया जा सकता है। सिमिलरली अगर चक्राता में कोई ऐसा केस आता है तो देहरादून जो है ना 2 घंटे का अगर रास्ता है तो वहां पहुंचाया जा सकता है। रोड का बहुत अवश्य है उसमें से। हाँ, इतने सारे नटशेल में एक चीज बता दूं मैं आपको, सरकार की जवाबदेही है हर चीजों में, और एक शब्द बताऊं मैं, सरकार की तरफ से शिथिलता बहुत ज्यादा है हर काम में जी, और यहाँ सरकार की ही भागीदारी के बिना ये चीजें नहीं हो सकती है, सरकार को एक्टिव आना पड़ेगा और कुछ नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये है। तो मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाता हूं। अमर सिंह जी, थोड़ा संक्षेप में बताइए। जी बिल्कुल। ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम युवा पीढ़ी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आप पढ़ लिख के ना बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। अगर आप नौकरी से अच्छे से कोई, जैसे हमारे पंवार जी ने कहा, वो भी पंवार जी ने कहा कि भाई सेला कोई 10,000 में कितना बाजो। अगर हम घर में पढ़े लिख के अपना उद्योग करें, छोटी मोटी दुकानदारी करें, छोटे मोटे उद्योग लगाएं, तो उसमें हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। खेती के साथ साथ हम ये न पड़ो कि भाई बिजनेस पॉइंट पे हम लोग अपना हाथ आगे बढ़ाएं। तो मैं युवा साथियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप किसी भी सरकार के भरोसे या किसी भी उसके भरोसे काम ना करें, अपने आप आत्मनिर्भर होके आप अपना उद्योग खोलें, अपने आप काम करें, खेती बाड़ी का काम करें। उसके लिए हम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, अपने लोगों को एक अच्छा मैसेज देना पड़ेगा। जहाँ तक शादी की बात है, वो भी ने बहुत अच्छी बात की। हमारे यहाँ की लड़कियां चाहे वो फैक्ट्री में काम करें, लेकिन चाहे नौकरी वाला, तो जब वो नौकरी वाला आता तो साथ नहीं देना, तो खेती कहाँ से होगी। हमको तो ऐसे आदमी चाहिए जो बड़े बड़े बगीचे वाले, बड़े बड़ी दुकानदारी वाली, बड़ा बड़ा बिजनेस वाला, तो उनके साथ शादी करे तो वो गांव में रहेंगे ना।
अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और नौकरी वाला चाहिए तो वो तो बाहर रहेगा, नौकरी वाला तो घर नौकरी नहीं कर सकता। इसलिए हमारा यही सुझाव है महिलाओं के लिए भी और अपने समाज के लिए भी कि हमको कैसा चाहिए इसके अच्छी बेटा बातियां हो, अच्छे किसान हो और अच्छी खेती बाड़ी और अच्छे बिजनेस हो। हम जैसे आदमी ढूंढे और उधर अच्छे लोगों के साथ शादी करें, विवाह करें और राजनीति से हम लोगों को दूर रहना पड़ेगा। धीरे धीरे हम लोगों को खेती बाड़ी की तरफ कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्रेमचंद शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं का समय लूंगा आपका। मैं प्रेमचंद शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूं लास्ट में कि आप इस तरह के कार्यक्रम चलाएं और जो अपने क्षेत्र में जिसको वो अच्छा काम कर रहा है उसको हर तरह का किसी भी क्षेत्र में, चाहे पशुपालन हो चाहे कोई भी ऐसे आदमियों को लाए, और इस तरह से आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। बात तो मैं पवार जी की भी ये करना चाहता हूँ कि पवार जी की बात मुझे इतनी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आज जो है जो किसान के बेटे की शादी करना कठिन हो गया है, क्योंकि वो जाता है किसी लड़की आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा था ये बड़ा विषय है। हाँ, ये बड़ा विषय है, तो इसको मैं ये नहीं कहूँ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो है इस तरह के कार्यक्रम को आप बढ़ावा दो। शायद कुछ न कुछ तो सुधार ला पाएंगे, एकदम तो नहीं सुधार सकते, ना बदल सकते हम अपना क्षेत्र, लेकिन धीरे धीरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार जिस तरह से काम मैं कर रहा हूँ आप भी करिए, बदलाव जरूर आएगा। ये हमारा देवानंद शर्मा जी, देवानंद शर्मा जी जो है, हाँ देवानंद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं और इसको संक्षिप्त में थोड़ा बता दीजिए, समय का अभाव है प्लीज। बॉबी पवार जी ने कहा था कि मानसिकता लड़कियों की कैसे बदले। देखिए बदलाव में जो है समय लगता है, प्रोसेस है ये एक, और ये जो है सबसे शायद यूथ हम में से है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूँ कि आशा रखिए और बच्चों को जो है शिक्षित जरूर बनाइए। एक बार अगर शिक्षित हो जाएंगी बच्चियां तो खुद समझ जाएंगी वो, क्योंकि वो अपने भले बुरे का अच्छी तरह से पहचान कर सकती हैं। मैं यही उनसे कहना चाहूंगा, मानसिकता जरूर बदलेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्टों का, बहुत बहुत धन्यवाद।